बच्चों आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. वेरी गुड गुड। वन मिनट। बच्चों पिछली क्लास में हम लोगों ने मूल कंसेप्ट पढ़ रहे थे और शायद हम लोग सीईपी 6 तक चले गए थे। सीईपी 6 जो थी उसमें लिमिट हमने जो छोटी मोटी बातें की थी। ऐसा कोई व्यक्ति जो सीईपी 6 वाली क्लास में नहीं था? ऐसा कोई है जिसने सीईपी 6 वाली क्लास ही अटेंड नहीं करी है, जिसमें हमने पढ़ाया गया उसके बारे में? ऑलमोस्ट सभी लोगों ने अटेंड की है। तो सीईपी 6 में अगर आपको याद हो तो हमने एक कहानी सुनाई थी पहले। हमने कहा था देखिए जब आप खाना खाते हैं, हम जो कहानी सुनाई उस कहानी में हमने आपको ऐसा बोला था कि जब आप खाना खाते हैं तो खाते खाते अपनी प्लेट में कुछ खाना रख लेते हैं और कई बार ऐसा मान लीजिए आप दो ही चीज खा रहे हैं, सब्जी रोटी, तो क्या होगा? प्लेट में सब्जी रोटी लेके आ गए, अगर हो सकता है और आप मतलब कुछ उसूल है आपका कि एक बार प्लेट में खाना रख लिया उतना ही खाएंगे, उससे ऊपर नहीं खाएंगे, दोबारा लेने नहीं जाते आप। तो आपने सब्जी रखी, रोटी रखी, हो सकता है एक पॉसिबिलिटी है कि खाते खाते सब्जी खत्म हो गई, बहुत सारी रोटी बची हुई है। केस वन, सब्जी खत्म रोटी बची, सब्जी खत्म खाना रुक गया। इसी प्रकार से अगर दूसरा केस क्या हो सकता है, रोटी खत्म हो गई सब्जी बची हुई है, रोटी खत्म सब्जी बची हुई तो भी खाना रुक गया। क्यों? रोटी की कमी से। दोनों साथ साथ खत्म हुए तो ही खाना कंप्लीट माना जाएगा। तो बच्चों इसका मतलब ये जो छोटी सी कहानी है इसमें जो चीज पहले खत्म हो रही है, जिसके खत्म होने से आपकी कहानी आपका आ, खाना रुक जाता है, वो आपके खाने के लिए लिमिटिंग फैक्टर है। उसी प्रकार से हमारे रिएक्शन के लिए होता है लिमिटिंग रिएजेंट। जब हम रिएक्शन कराते हैं, आउट ऑफ मैनी रिएक्टेंट जो रिएक्टेंट खत्म हो जाता है रिएक्शन के दौरान, सब्जी रोटी में जैसे एक चीज खत्म हो गई, वैसे हमने रिएक्शन शुरू करी, ये सारे रिएक्टेंट रखे कुछ ना कुछ शुरू में, और जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो गया वो लिमिटिंग। और ध्यान रखिए लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है, जब तक लिमिटिंग रिएजेंट है प्रोडक्ट बन रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट खत्म, रिएक्शन रुक गई, प्रोडक्ट का बनना बंद हो गया। यानी प्रोडक्ट को कंट्रोल कौन करता है? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट ही प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है। और बल्कि ये बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट जब खत्म होता है उस समय जो प्रोडक्ट का अमाउंट होता है वो मैक्सिमम अमाउंट होता है। तो मैक्सिमम अमाउंट इज फॉर्म कब? जब हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कंज्यूम हुआ है। तो लिमिटिंग रीजन ही प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है, और जब लिमिटिंग रीजन खत्म हो जाता है उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनता है। यहाँ हमने कई चीजें आपको बताई थी। एक तो पहली चीज हमने आपको बताई लिमिटिंग रीजन पता कैसे करते हैं। तो एक तो था यूनिटरी मेथड, एक था रेशियो, एक था और सिंपल तरीका, क्या? ट्रिक, जिसको बताया था। ट्रिक ज्यादा एफिशिएंट है। बहुत सारे रिएक्टेंट होने पे ट्रिक ही लगाई ज्यादा अच्छा है। क्या होता है कि जितने रिएक्टेंट सबके मोल लिख लो, डिवाइड बाय देयर बैलेंसिंग कोफिशिएंट, मोल अपॉन कोफिशिएंट। जिसका मोल अपॉन कोफिशिएंट मिनिमम आ जाता है, जिस रिएक्टेंट के लिए मोल अपॉन कोफिशिएंट मिनिमम होगा वही लिमिटिंग होगा। लिमिटिंग से ही प्रोडक्ट के मोल निकालेंगे। और यहाँ पे एक परसेंटेज यील्ड भी हमने डिस्कस किया था कि किसी पर्टिकुलर टाइम तक जितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है उसको उसका परसेंटेज यील्ड बोलते हैं। यहीं पे स्टॉप किया था। तो अभी आप लोगों को कोई डाउट रहा हो पिछली क्लास में बात करिए तो हम कोई आगे डिस्कशन करें। आप लोगों को कुछ और डाउट रह गया हो, कुछ डिस्कस करना चाहे पिछली क्लास से जुड़ा हुआ? सर पीओएसी मतलब सर प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन वाला। पीओएसी मैं आपको बताऊंगा, वो भी पढ़ाया ही नहीं मैंने। उसके अलावा बताइए कोई क्वेश्चन आप डिस्कस करना चाहे अदर देन पीओएसी वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है पीओएसी छोड़ के कुछ और डिस्कस करना, बताइए। सीईपी 6 में कोई क्वेश्चन डिस्कस करना हो तभी हम पीओएसी की बात सर करें। सीपीपी 6 का क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 सभी लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 25 है, एक बार देख लें। तो मैं भी 25 देख लेता हूं, कहाँ है मेरे पास। अच्छा 24 एंड 25 बोथ, दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही है।
ठीक है। CP6 का 24 एंड 25 दोनों एक टाइप के हैं। अगर 24 कर लिया तो 25 बन जाएगा, 25 कर लिया 24 बन जाएगा। ठीक है, चलिए अदर देन 25 को डिस्कशन और कैसे करना है लिख लेते हैं। 25 डिस्कस करना है। एक आपने क्वेश्चन किए होंगे पर बात कर लें। CP6 एक 25 डिस्कस करना है मुझे। सर क्वेश्चन नंबर 1 भी, वन भी डिस्कस मतलब करना। 12 12 हाँ 12, 25 एंड 12 टू क्वेश्चन हमारे पास हैं जो हमें डिस्कस करने आप लोगों ने डिमांड किए हैं। ठीक है, 24 24 भी, 22 24 एंड 22 सर 16 भी। ओके, जल्दी बताइए। रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग सून, रजिस्टर कराइए। क्वेश्चन क्लोज कर दे रजिस्ट्रेशन। ठीक है भाई, CP6 रजिस्ट्रेशन क्लोज्ड। चलिए 12 नंबर से शुरू करते हैं। 12 नंबर भी रजिस्टर्ड अपने पास। तो मैं स्क्रीन शेयर कर दूं क्या? आप लोग क्वेश्चन है सभी के पास जब मैं शेयर करूं? तो एक ही फोन में क्वेश्चन भी होगा, उसी में आप कर भी रहे होंगे। रुक जाइए जरा। हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। तो 12 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे एक रिएक्शन दी हुई है 3Na3PO4 2 2Na3PO4 प्लस 3 बेरियम नाइट्रेट। इससे बन जाएगा बेरियम सल्फेट एंड NaNO3, बेरियम फॉस्फेट Ba3PO4 टू द होल ट्वाइस प्लस 6 NaNO3। ये रिएक्शन दी हुई है 12 नंबर में। और बोलता है सॉल्यूशन कंटेनिंग 32.8 ग्राम ऑफ सोडियम फॉस्फेट एंड 26.1 ग्राम ऑफ बेरियम नाइट्रेट। 32.8 ये है, और बेरियम नाइट्रेट हमारे पास है 26.1 ग्राम। ठीक है, और बोलता है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंपाउंड विल फॉर्म। इसके कंपाउंड बताओ। तो बताओ ये प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट के कंपाउंड कौन कंट्रोल करेगा? इन दोनों में वो कंट्रोल करेगा जो लिमिटिंग होगा। आउट ऑफ दीज टू जो भी लिमिटिंग होगा वो प्रोडक्ट के अमाउंट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब आई स्क्रीन पे देखिए सभी लोग।
हम्म सोडियम हो गया 23 इंटू 3 प्लस फॉस्फोरस 31 प्लस ऑक्सीजन 64, इसका मॉलिक्यूलर वेट 164 आ गया। देखिए बच्चों ये 164 इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। ठीक है, अभी क्या है, ध्यान रखना हमेशा वेट से काम नहीं करते, मोल से करते हैं। वेट से भी कर सकते हैं लेकिन हम वो अगर आप थोड़ा सा समझ आ जाएगी धीरे धीरे तो आप वेट से भी कर पाएंगे, लेकिन अभी मोल से करिए। कैसे? वेट पता है, यहाँ मोल निकालेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ देखें, बेरियम 137 प्लस ये 261 आ रहा है इसका मॉलिक्यूलर वेट। देखिए अब मॉलिक्यूलर वेट अगर आगे हैं तो मिल रहा है इसके मोल निकालिए, कितने आ गए? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से फॉर्मूला तो पता ही है, ये आ गया 32.8 अपॉन 164.2 मोल आ गए। इसके मोल निकालिए 26.1 अपॉन 261.1 मोल आ गए। अभी इन दोनों में लिमिटिंग कौन है? जो लिमिटिंग होगा वो इसके अमाउंट को कंट्रोल करेगा। लिमिटिंग कौन है, कैसे पता करेंगे सर? देखो ये मोल, ये अपॉन कोफिशिएंट, तो यहां देखिए मोल अपॉन कोफिशिएंट, बैलेंसिंग कोफिशिएंट 0.2/2 कितना आ गया? 0.1। यहां भी मोल अपॉन कोफिशिएंट, मोल है 0.1, कोफिशिएंट है 3, तो 0.1/3। मुझे लग रहा है ऑब्वियसली ये 0.1 इज थर्ड, यही लिमिटिंग होगा। ये लिमिटिंग आ गया, पता हो गया लिमिटिंग कि नाइट्रेट लिमिटिंग है। अब क्या है, जब ये लिमिटिंग है तो इसी के प्रोडक्ट में मोल निकाल लो। लिमिटिंग हो गया, पता लग गया लिमिटिंग ये, तो पहले लिमिटिंग पता कर लिया, फिर आप सीधे सीधे लिमिटिंग के मोल और जो प्रोडक्ट निकाला उसके मोल के बीच रेशियो मेथड लगा दो। प्रश्न दिख ही रहा है, ये थर्ड, ये 3 मोल रिएक्ट करेगा तो ये 1 बनेगा, नहीं 1/3 बनेगा। इसके मोल कितने? 0.1, तो इसके मोल हो जाएंगे 0.1/3 मोल, ये मोल आ गया। पता हो जाएगा बेरियम फॉस्फेट का, बेरियम 137 पता है और 3 बेरियम है इंटू 3 प्लस 2 फॉस्फेट है, सिक्स 601 आ गया मॉलिक्यूलर वेट 601। तो 601 अगर है तो इसके मोल, इसके एक मोल का वेट 601 है, इतने सारे मोल का वेट कितना है? उसका वेट अगर निकालना है आपको तो हो जाएगा 0.1/3 इंटू 61, इतने ग्राम हो गया। देख लो ये आंसर, यही आंसर है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है, देख लीजिए एक बार, यही एक आपका आंसर है, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। अगला क्वेश्चन जो आपने बोला है वो है अपना 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 या क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। आप 16 रीड कर लीजिए। अच्छा आप लोग क्या पढ़ते, ये लेक्चर देखते देखते सीपी अपने फोन में खोल सकते हैं ना? यस सर। हाँ तो फिर मैं शेयर क्यों कर रहा हूँ? खोलो क्वेश्चन नंबर 16। बेटा इसमें भी यही क्वेश्चन ऐसा ही है, ये तो यही सेम है बट यहाँ पे BaCl2 हो गया, मतलब जहाँ पे ये बेरियम, जहाँ नाइट्रेट आया वहां पे क्लोरीन कर दिया। बाकी सब कुछ ऐसे ही लिखना है, बैलेंस इक्वेशन लिखनी है बस, जहाँ पे बेरियम नाइट्रेट था वहां पे बेरियम क्लोराइड दे दिया क्वेश्चन में, जहाँ NO3 वहां Cl कर दो, यहाँ भी यहाँ हो गया क्वेश्चन। उसके बाद फिर आसान है, 0.5 मोल BaCl2 है, 0.2 मोल क्या हो गया? तो ये सोडियम फॉस्फेट, और बोलता है मैक्सिमम मोल ऑफ इसके मोल निकालो बेरियम फॉस्फेट। फिर से वही चीज, दोनों के मोल लिखो, लिमिटिंग रीजन पता करो, लिमिटिंग रीजन इसके बीच में क्या करो, रेशियो मेथड लगा दो, हो गया क्वेश्चन। जिसने भी पूछा 16 नंबर हो जाएगा। बस यही इक्वेशन यूज करनी है, जहां NO3 दिख रहा है वहां Cl लगा दो, NO3 नाइट्रेट आयन हटा के क्लोरीन लगा दो, यहाँ क्लोरीन यहाँ क्लोरीन, NO3 हटा के Cl लगा दो, बस हो गया, यही बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, 16 नंबर ऐसे करना है, यही बैलेंस इक्वेशन। आगे देखते हैं।
फिर है क्वेश्चन नंबर 22। बट 22 तो पीओएसी से है। 22 आपको प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन से करना, उसमें रुक जाइए, अभी नहीं करिए, मैं बताऊंगा इसको 22 को। नाउ 24 को मैं शेयर कर देता हूं, एक बार देख भी लें। 24 को मैं शेयर करता हूं। ये रहा 24 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 हमें कह रहा है कि वेट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2SO4। हमें एक मिक्सचर दिया है, किसका? HCl का और H2SO4 का। हम्म 22 और 24 और 25 हो सकता क्वेश्चन समझने में दिक्कत हुई हो। मैं एक बार हिंट देता हूं, फिर आपको आसान लगने लगेगा, फिर एक बार ट्राई करेगा। 2-3 मिनट दूंगा सॉल्व करने के लिए आपको। पहले 24 का हिंट दे रहा हूं। 24 में जो बोला गया है वो है कि अ वेट ऑफ मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2SO4 इज 0.1 ग्राम। HCl भी है इसमें, H2SO4 भी है, और इस सैंपल का वेट कितना है? 0.1 ग्राम। और आगे पूछता है ऑन ट्रीटमेंट विद एन एक्सेस ऑफ AgNO3 solution reacted with this acid and gives some AgCl। okay, परसेंटेज ऑफ H2SO4। बच्चों इसमें क्या है ना, अगर ये x ग्राम होगा तो ये होगा 0.1 माइनस x ग्राम। पूरे 0.1 मिक्सचर में अगर इसको x मान ले तो 0.1 माइनस x होगा। तो हमें परसेंटेज ऑफ H2SO4 अगर पूछे तो हो जाएगा H2SO4 का वेट, H2SO4 का वेट कितना हो गया? 0.1 माइनस x अपॉन टोटल वेट 0.1 ग्राम इंटू 100। इस क्वेश्चन में बोला है कि 0.1 ग्राम जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर में H2SO4 का परसेंटेज कितना है, तो H2SO4 का वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 100, यही करना है। थीम तो इतना ही है कि आपको सिर्फ परसेंटेज निकालना है, लेकिन आपको ये x निकालने के लिए थोड़ा अलग कहानी बता दी है। क्या बताता है देखिए, कहता है x को निकालने का तरीका है। x कैसे आएगा? तो उसने लिखा हुआ है कि इस मिक्स ऑन ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस ऑफ AgNO3, मतलब इसमें हम AgNO3 मिलाते हैं तो ये क्या बनाता है? ये AgCl का प्रेसिपिटेट बनाता है, AgCl प्रेसिपिटेट बनाता है। अब मुझे बताइए AgNO3 मिलाने पे यहाँ पे इसको मिलाने में मिक्सचर में यहाँ पे NCl आ गया, तो बताओ जरा, अगर यहाँ Cl आ गया तो ये AgNO3 इस मिक्सचर में किससे रिएक्ट किया होगा? जिसमें Cl होगा। Cl किसमें है? इसमें। इसका मतलब इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा है कि AgNO3 जो मिला रहे हैं तो वो HCl से रिएक्ट कर रहा है और AgCl बना रहा है, तो ये इससे रिएक्ट कर रहा है, ऐसे चल रहा है। कैसे पता लगा इससे रिएक्ट कर रहा है? इसलिए क्योंकि AgNO3 मिलाने पे AgCl बना। Cl कहां से आया? Cl तो HCl से आया होगा। इसका मतलब है कि AgNO3 HCl से रिएक्ट कर रहा है और AgNO3 एक्सेस में है, मतलब HCl पूरा पूरा खत्म हो रहा है। देखो हमें सिर्फ परसेंटेज निकालना, क्वेश्चन इतना ही है, लेकिन x निकालने के लिए एक और तरीका बता दिया कि देखो कि जो HCl है ना, अब इसकी रिएक्शन लिख दी। हाउ? इसके लिए बोल देगा HCl है वो AgNO3 से रिएक्ट करता होगा, AgCl बनाता होगा और साथ में क्या बनाता होगा? HNO3। और जो AgCl बनाता है उसके बारे में बताया 0.1435 ग्राम, ये बनता है 0.1435 ग्राम, इतना ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो 143.5 आ जाएगा। देखो बच्चों इसके मोल पता है, अगर इसके मोल निकालना है तो काम चल जाएगा, लेकिन हमने इसके मोल लिए कितने थे? x ग्राम लिया था, ये तो x ग्राम था। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 36.5। बताइए इसके मोल अगर आप निकालोगे,
x अपॉन 36.5 आ जाएगा। इसके मोल आप निकालोगे 0.143 पाई अपॉन 143.5 आ गया, यानी कितने मोल आ गए? 10⁻³ मोल, 10⁻³ मोल। बच्चों ये बताओ, ये क्वेश्चन में हमें इसका वेट पता था, हमें इसका वेट निकालना था, इसका वेट आएगा तो x पता होगा, x पता होगा सीधे परसेंटेज आ जाएगा। तो अब x निकालने के लिए उसने कहा देखो भाई इसमें AgNO3 मिलाते हैं तो AgCl बनता है, हमने रिएक्शन लिख ली HCl और AgNO3 कैसे रिएक्ट करते होंगे, इसका भी पता था, इसका वेट निकालना था, इसके मोल निकाले, दोनों बीच रेशियो मेथड लगा दो, एक बार इन दोनों में रेशियो मेथड लगा दो। रेशियो मेथड जैसे लगाओगे मोल्स ऑफ HCl ऊपर, कोएफिशिएंट ऊपर, मोल्स ऑफ HCl नीचे, कोएफिशिएंट नीचे, बस दोनों के कोएफिशिएंट बराबर, मोल बराबर होंगे। ये हो गया x अपॉन 36.5 और यहाँ पे कितना 10⁻³ बच्चों देखो ना, ऐसे करो x निकल आएगा, x उठा करके यहाँ ऊपर रख देना, परसेंटेज आ जाएगा, x निकाल के ऊपर रख देना, परसेंटेज आ जाएगा। सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। अब अभी ठीक दिख रहा है? अभी क्लियर हुआ बालक? नो सर। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ा देते, देखो तब अभी क्या दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। बस देखो, मस्त हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 24 है। सर OTP। बेटा ओटीपी जनरेट करेंगे पढ़ाते पढ़ाते, जनरेट करना भूल गए, अभी अभी जनरेट करते हैं। हम्म 25 देखा जाए, 24 का आंसर निकाल लो एक बार सब लोग, और जैसे मैंने 24 बताया है ऐसे ही 25 करना है। आपको समय दे रहा हूं अगले 3 मिनट, जिनका 25 जो कि सबसे पहले पूछा गया था 24 कर लो 1 मिनट में, और 2 मिनट में 25 ट्राई कर लो, तब तक मैं यहाँ ओटीपी जनरेट करता हूँ। 3 मिनट आपके पास है, 1 मिनट में इसका सॉल्यूशन कर लो, आंसर मिलेगा। यही कंसेप्ट आपको 25 में लगाना है। वहां भी एक मिक्सचर है, वहां भी एक मिक्सचर है, उसमें किसी एक का परसेंटेज निकालना है, कुछ कुछ ऐसा ही है, कुछ कुछ ऐसा ही है। करो, नहीं तो मैं बताऊंगा 2 मिनट में। ट्वेंटी फाइव बच्चों ट्राई करो, बिल्कुल 24 जैसा है। करो, नहीं तो मैं बताऊंगा, बिल्कुल ऐसे ही बताऊंगा, यही कंसेप्ट रहेगा। एक्सक्यूज मी सर। बोले बेटा। सर जो फर्स्ट रिएक्शन का टोटल वेट दिया हुआ था 0.1 ग्राम, वो कहाँ यूज हुआ? ये देखो, ये यूज हुआ ना, यहाँ पे यूज हुआ, यहाँ पे यूज हुआ।
जब आप x निकाल लो, यहाँ नहीं यूज हुआ, यहाँ नहीं यूज, यहाँ x निकाल लो, x उठाकर जब यहाँ रखोगे तो फिर 0.1 माइनस x से ये 0.1 यूज हुआ, यहाँ 0.1 यूज हुआ, ठीक है। हमें तो Oh, यही yes, चाहिए था ना परसेंटेज। yes, sir. हम्म 25 बन गया सर। गुड गुड गुड। 25 का थीम ऐसा ही था, फिर भी एक बार ट्राई कर लो। और ट्राई करने के बाद देखिए मैंने ओटीपी एक जनरेट कर दिया है। ये एनओपी बैच का ओटीपी है मेरे पास 8295 8295। मैं हरिओम टावर बैच का भी ओटीपी जनरेट कर देता हूँ, 1 मिनट बस। और एचओटी बैच का जो पासवर्ड है 4036 40 हरिओम टावर लालपुर बैच का जो है 4036। नहीं दिख रहा क्या? तो घुमाए, ओटीपी देखो दिख रहा होगा, ओटीपी इधर लिखा, ठीक है, नोट कर लें। और क्लास के बाद अटेंडेंस बना दीजिएगा। हाँ बच्चों, तो 25 डिस्कस किया जाए। 24 हटा रहे हैं यहाँ से। हाँ सर इसका पीडीएफ भेजिएगा ना। हाँ भेज देंगे, पीडीएफ भेज देंगे, ऑनलाइन लेक्चर का लिंक भेज देंगे, एक बार वीडियो देख लेना। अब तो वो भी अवेलेबल है ना, अगर देखना है तो पीडीएफ भी भेज देंगे, तो चाहिए सब मिलेगा। बस आने वाले टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाइएगा सभी लोग। फिर से मंडे को टेस्ट है, ठीक है। तो वही इस बार 15 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का टेस्ट रहेगा। पिछले का क्या था, 1.5 घंटे का टेस्ट था, और सिर्फ पर सब्जेक्ट 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। इसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे, देखो 2 घंटे में पूरे 15 आप सॉल्व करो। हर सब्जेक्ट में जरूरी नहीं कि 45 सॉल्व करो, ठीक है। आपको अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है, तो आउट ऑफ 45 15 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में है, 2 घंटे में 45 क्वेश्चन करने हैं। आपको लग रहा है कि 45 नहीं तो आप 45 जो आपको आते हैं, जो आप कर सकते हो, मैक्सिमम स्कोर करना है, मैक्सिमम स्कोर करना, कुछ स्किप भी करने पड़ते उसके लिए, ठीक है। तो आप कमिंग मंडे को टेस्ट 15 क्वेश्चन, फिर से संडे तक जहां तक सिलेबस हो जाएगा, रूटीन किया था, सॉरी नोटिस था उसमें, कल संडे तक जहां भी सिलेबस हो जाएगा वहां तक रहेगा। एक आज की क्लास और एक संडे की क्लास, सब मिला के टोटल जितना सिलेबस होगा। हाँ जी 25 देखिए, 25 नंबर फिर से स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं, देखिए। हाँ जी, अमोनिया है, क्वेश्चन अमोनिया के बारे में है। अमोनिया इवॉल्व ड्यू टू कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम सम सैंपल ऑफ प्रोटीन। देखिए हमारे पास एक प्रोटीन है, प्रोटीन में क्या क्या है, नाइट्रोजन प्लस अदर्स, और कुछ। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। मेरा आवाज ऐसा क्या, सभी को नहीं आ रहा? ऐसा नहीं आ रहा है। यस सर बीच बीच में कट रहा है सर। अच्छा हो सकता है इसमें भी नेटवर्क इंटरनेट इशू, देखता हूँ इंटरनेट का इशू तो नहीं है, यहाँ तो दिख नहीं रहा इंटरनेट इशू। ठीक है देखता हूँ, ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसको भी एड्रेस करते हैं। मुझे लग रहा है कि नेट का कोई इशू है। सुबह सुबह होना नहीं चाहिए वैसे। अभी आवाज क्लियर आ रही है, पढ़ रही ना?
नो सर, नहीं सुनाई पड़ रही है? अभी ठीक आ रहा है सर, लेकिन बीच बीच में खराब आ रहा है, ठीक है, चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखते हैं, है ना? फिर नहीं आ रहा सर। फिर नहीं आ रहा, हाउ इट इज पॉसिबल? हेलो, ओके। ये वीडियो भी रुक रहा है, वीडियो में भी प्रॉब्लम है क्या या ऑडियो में भी प्रॉब्लम है? नो सर, वीडियो नो प्रॉब्लम सर, नहीं है। सर वीडियो ठीक है सर। वीडियो अभी ठीक है ना? ऑडियो भी ठीक है। चलो ठीक है, वैसे वीडियो खराब हो सकता है, ऑडियो में तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, फिर भी चलो। हाँ, अमोनिया है अमोनिया में, सॉरी, ये प्रोटीन है, प्रोटीन में नाइट्रोजन है प्लस अदर्स है, नाइट्रोजन प्लस अदर्स। अब देखो, प्रोटीन का वेट दिया है हमको 1.12 ग्राम, 1.12 ग्राम। इसमें नाइट्रोजन का वेट x होगा और अदर्स होंगे 1.12 माइनस एक्स। अब देखो बच्चों, 1.12 ग्राम में नाइट्रोजन कितना है? इतना। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अगर कोई बोले कितना होगा, तो बोले नाइट्रोजन का वेट, टोटल वेट इंटू 100। हमें नाइट्रोजन का परसेंटेज चाहिए, हमारा क्वेश्चन इतना ही है। हमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन चाहिए, क्वेश्चन इतना ही है। लेकिन अब हमको नाइट्रोजन का वेट निकालना पड़ेगा, और निकालने के लिए उसने घुमा के इंफॉर्मेशन दी है। कहता है कि प्रोटीन जो 1.1, कि इस प्रोटीन से जो भी नाइट्रोजन था, इस प्रोटीन में जो भी नाइट्रोजन था, हमने इसको अमोनिया में कन्वर्ट किया। जो भी नाइट्रोजन, इसमें जो भी नाइट्रोजन था किसमें कन्वर्ट किया? उसे अमोनिया बनाया। और अमोनिया जो बना ना, वो अमोनिया जो है, अब ये अमोनिया रिएक्शन कर रहा है, कैसे? ऐसे, अमोनिया प्लस HNO3 है शायद ना, HNO3 से बन जाएगा अमोनियम नाइट्रेट। एक्चुअली ये बेस है, अमोनिया एक बेस होता है, और ये एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। तो नाइट्रोजन है कितना? तो नाइट्रोजन x ग्राम है। अरे x ग्राम है तो मोल कितने होंगे? x/14 मोल। और एक नाइट्रोजन से एक अमोनिया बनता है, तो जितने मोल नाइट्रोजन के उतने मोल अमोनिया के। अमोनिया के मोल भी कितने आ गए? यहां से अमोनिया के मोल भी आ जाएंगे कितने? x/14 मोल। अब अमोनिया जो कहते हैं, इसमें जो मौजूद नाइट्रोजन है उसको हमने किसी रिएक्शन से अमोनिया में कन्वर्ट किया, तो जितने मोल नाइट्रोजन होगा उतने मोल अमोनिया बनेगा। यानी आपके पास अमोनिया के मोल आ गए। अगर अमोनिया के मोल आ गए, तो अमोनिया के मोल इस रिएक्शन में रखिए, कितने आ गए? x/14। और HNO3 के मोल क्वेश्चन में दिए हैं, कितने दिए हैं? 0.016 मोल। क्वेश्चन में HNO3 के मोल दिए हुए हैं। अब मैं स्क्रीन शेयर बंद करता हूं, पूरे स्क्रीन पे आ जाइए। देखिए, x/14 मोल जो है अमोनिया है, और HNO3 के मोल दिए हैं। इसका अननोन है, इसके मोल नोन है, दोनों में रेशियो मेथड लगा दो। रेशियो मेथड लगाते ही x आ जाएगा, x आके यहां रखना, परसेंटेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आप रेशियो मेथड लगाओगे, जैसे ही मुझे लगता है कोएफिशिएंट बराबर है, तो अमोनिया के मोल भी बराबर होने चाहिए। तो ये अमोनिया के मोल नहीं, x/14 ऊपर, इसका कोएफिशिएंट 1 ऊपर। HNO3 के मोल 0.016 नीचे, इसका कोएफिशिएंट नीचे। देखो यहाँ से x निकाल आएगा, x आगे ऊपर रख देना, परसेंटेज निकाल आएगा। और अब देखो, ये 25 को कंपेयर करो 24 से, तो आप पाओगे 25 का थीम ऑलमोस्ट वही है जो 24 का था। वहां भी 24 में HCl और H2SO4 का मिक्सचर था, उसमें एक का परसेंटेज चाहिए था। यहाँ पे प्रोटीन है, प्रोटीन में क्या होता है? नाइट्रोजन और बहुत सारी चीजें और होती हैं, तो नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है। ऑलमोस्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है, वही थीम है। किसी बच्चे ने बोला था, उसने कर भी लिया था। ठीक है, तो CP5 तो 6 भी हो गया हमारा। CP6 कंप्लीट होता है
हाँ जी, तो बच्चों मैं लग रहा है कि CP5 OTP सबने नोट कर लिया, यहाँ लिखा हुआ, इसको हटा देते हैं अभी, ठीक है, NOP और HOT बैच का। और क्वेश्चन CP6 डिस्कस हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन नहीं हुआ है, वो क्वेश्चन कौन सा है? POAC वाला। तो POAC कंसेप्ट बताएंगे तब ना करोगे। लेट अस डिस्कस कंसेप्ट ऑफ POAC, ठीक है। तो पहले देखते हैं POAC की जरूरत क्या है, कब POAC यूज कब करना है, क्यों करना है। तो आइए उस पॉइंट पे चलते हैं। इसको फोटो खींच लें क्या? हाँ, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं ऑनलाइन में यार। पढ़ाना है आपको, आपको पढ़ना है, फिर मुझे इसका फोटो खींचना है, फिर वो कोई वीडियो भी शेयर करना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया हो, किसी को यहाँ पे ब्लर दिखा हो, किसी का क्लास छूट गया हो। क्लास छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू करते रहना अच्छे से। चलिए फोटो खींच लेता हूँ एक बार मैं इसका। चलिए इसको हटा रहे हैं। हाँ बच्चों, तो अगला पॉइंट है अगला पॉइंट जो है उसमें अब हम देख रहे हैं कि अगर हमको एक केमिकल इक्वेशन दी है, ध्यान रखिए बैलेंस्ड, अगर हमको केमिकल इक्वेशन दी है, केमिकल इक्वेशन, तो ये केमिकल इक्वेशन या तो बैलेंस्ड होगी या तो अनबैलेंस्ड होगी, दोनों हो सकती है, बैलेंस्ड भी और अनबैलेंस्ड भी। सर ऑडियो सही नहीं आ रहा है। सर आवाज कट रहा है सर। एक मिनट, मैं ऑडियो फिर रिकनेक्ट करता हूँ, एक मिनट टाइम दो हमको, मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ। अभी ऑडियो ठीक आ रहा है? हाँ चलिए मैंने रिकनेक्ट किया है ऑडियो को। ठीक है सर, आ रहा ठीक। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, हाँ, एक मिनट लाइन पर रहिए। चलिए, तो बच्चों हम बता रहे थे केमिकल इक्वेशन अगर आपको दी हुई है, तो केमिकल इक्वेशन जो होती है ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको दी हुई है। और एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है, इसके दो केस हो सकते हैं। हो सकता है आपके ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो, इफ बैलेंस्ड, दूसरा इफ अनबैलेंस्ड। दोनों केस हो सकते हैं, इक्वेशन बैलेंस भी हो सकती है, इक्वेशन अनबैलेंस भी हो सकती है। अगर इक्वेशन बैलेंस है तो उसके बारे में हम सीख चुके हैं। क्या सीखा हमने? हमने सीखा कि अगर इक्वेशन बैलेंस है तो हम यूज करते हैं दो मेथड। कौन से? या तो रेशियो मेथड जो आपको बताया रिकमेंडेड है, या फिर यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड, राइट।
तो अगर इक्वेशन बैलेंस है तो रेशियो मेथड या यूनिटरी मेथड हमारे पास है, हम दोनों में से जो इजी लगे उससे क्वेश्चन करेंगे। जो किसी क्वेश्चन में यूनिटरी इजी होगा, किसी में रेशियो इजी होगा, जो इजी होगा उससे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन एक्चुअली इक्वेशन बैलेंस होना जरूरी है। और अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है, तो हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं। तो यूज करते हैं हम पहला POAC, दूसरा ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट। कई बार इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, केमिकल इक्विवेलेंस, इसको हम लोग लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस भी बोलते हैं। तो एक बात देखिए, ये लॉस हम तभी यूज करते हैं जब इक्वेशन बैलेंस ना हो। अगर इक्वेशन बैलेंस है, अगर इक्वेशन बैलेंस है तो हम रेशियो मेथड, यूनिटरी मेथड ही यूज करते हैं, और बैलेंस नहीं है तभी हम बाकी मेथड के बारे में कुछ बात करते हैं। तो इसलिए कभी भी अननेसेसरी सीधे पीओएसी पे ना जाएं। अगर रिएक्शन बैलेंस है तो कोशिश करेंगे हम कि जो कुछ पढ़ाया मैंने, अगर इक्वेशन बैलेंस है तो हमारी कोशिश होगी हम इसको रेशियो मेथड या यूनिटरी मेथड से ही सॉल्व कर लें, या तो रेशियो मेथड या यूनिटरी मेथड। हाँ, अगर बैलेंस नहीं है तो फिर या तो हमारे पास चॉइस है, हम बैलेंस कर सकते हैं, यही ठीक है, बैलेंस कर लो और ये यूज करो। लेकिन बैलेंस कर भी नहीं पा रहे हैं, बैलेंस करने को मना किया गया है, तो उस केस में हमें क्या करना है, पीओएसी या ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे ही चलना है, इसी के थ्रू पढ़ना है, या तो पीओएसी या फिर ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पीओएसी या ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो। क्लियर? क्या समझे? रिकमेंडेड नहीं है, कब यूज करना है पीओएसी, बैलेंस इक्वेशन नहीं है, क्वेश्चन बोल दे सॉल्व विदाउट बैलेंसिंग, जैसा क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया था, सॉल्व विदाउट बैलेंसिंग, नहीं बैलेंस नहीं करना है आपको, बिना उसके ही सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, इतना जानने के बाद देखिएगा, पीओएसी तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या है, इसका हल्का हिंट देते हैं, बात तो बाद में करेंगे, इसका हल्का हिंट देते हैं। देखो, ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है, आप सबको मोल निकालना आता है ना, जैसे मोल होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन समथिंग, वैसे ही वेट अपॉन ऑडियो सही समथिंग। नहीं आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा यार, ऐसा कैसे हो गया? तो कोई वार्निंग भी नहीं दे रहा हमको, तो ये सही है। हेलो हेलो, सर आपका नेटवर्क ये खराब दिखा रहा है, रेड या येलो में दिखा अच्छा रहा मैं एक काम करता हूँ, अपने फोन से कनेक्ट करता हूँ, बस नहीं करो, मैं जो वाईफाई हूँ अपने फोन का वाईफाई कनेक्ट करता हूँ, रुक जाओ लाइन पे रहो। फिर मैं जियो पे यूज कर रहा हूँ, हाँ मैं फोन से कनेक्ट करता हूँ, आप लोग हो सकता है बीच में का डिस्टेंस है, कोई बात नहीं, मैं एक मिनट दे रही हूँ, लाइन पे रहिए। हाँ बच्चों, नेटवर्क चेंज हो गया, अभी कैसा आवाज ठीक है? यस सर, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, मैंने अपने फोन से एक वाईफाई कनेक्ट कर दिया है, हॉटस्पॉट क्रिएट करके। चले, तो मैं बता रहा था कि ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है। ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, एक टर्म आता है ग्राम इक्विवेलेंट, ये होता क्या है? तो जैसे मोल होता ना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पे अगर आप मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं तो मोल मिलता है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट के अलावा यहाँ कोई दूसरा वेट लेंगे तो कुछ और आएगा, और वो दूसरा वेट होता है, बताएंगे उसके बारे में, अभी आप हो सकता नहीं जानते हो, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, ये इक्विवेलेंट वेट रखेंगे तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट। तो आपको दिमाग में एक फीलिंग अभी से रखिए कि सर
जो हम ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हमें ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए होंगे, और ग्राम इक्विवेलेंट कोई नई चीज नहीं है, बिल्कुल मोल जैसा ही होता है। जैसा मोल है, मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट होगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, जहां इक्विवेलेंट वेट हम लोग अभी डिफाइन करेंगे, है ना, जिसमें हम इक्विवेलेंट वेट अभी हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, पूरा 2 क्लास लगेगा इक्विवेलेंट वेट समझने में, इतना आसान नहीं है इक्विवेलेंट वेट, 2 क्लास पूरा लगेगा समझाएंगे हम, लेकिन समझ लो। लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट कांसेप्ट यूज करने के लिए हमको ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए होंगे। ग्राम इक्विवेलेंट बिल्कुल मोल जैसे फॉर्मूले से ही आता, बस जहां मॉलिक्यूलर वेट है वहां हमको क्या चाहिए, इक्विवेलेंट वेट चाहिए, राइट, ऐसे हम निकाल पाएंगे। तो इसको 2 क्लास में हम पूरा पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, क्या होता है, पूरा डिफाइन करेंगे। लेकिन हाँ, एक बार अगर आपने इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया तो ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे, और एक बार अगर ग्राम इक्विवेलेंट आ गए तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है। अब बोलते क्या है, मोल कंसेप्ट में तब भी हम रेशियो मेथड देखते हैं, इक्वेशन बैलेंस करके ऑप्शन देखते हैं, बट ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बोलता है, ग्राम इक्विवेलेंट बोलता है कि एक रिएक्शन में, एक लाइन का कंसेप्ट, एक लाइन का है, अभी नहीं लिखा हूं, सब बताऊंगा, कंसेप्ट एक लाइन का क्या, जितने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, चाहे 10 रिएक्टेंट हो, या 20 रिएक्टेंट हो, चाहे दो प्रोडक्ट बन रहे हो, चाहे 50 प्रोडक्ट बन रहे हो, हर रिएक्टेंट हर प्रोडक्ट की ग्राम इक्विवेलेंट आपस में बराबर होते हैं। अगर हमारा रिएक्टेंट 1 है, रिएक्टेंट एबीसीडी है, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी प्रोडक्ट, सम नहीं, अलग अलग। ए का ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू बी का ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू सी का इक्वल टू डी का इक्वल टू एनी प्रोडक्ट का ग्राम इक्विवेलेंट, बस। तो ग्राम इक्विवेलेंट कांसेप्ट में आपको इक्वेशन बैलेंस नहीं करनी, आंख बंद करके ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दो कि सबके ग्राम इक्विवेलेंट आपस में बराबर होते हैं, हर एक रिएक्शन में ग्राम इक्विवेलेंट आपस में बराबर होते हैं, यही ग्राम इक्विवेलेंट कांसेप्ट है। लिखा नहीं रहा हूं, जस्ट हिंट दिया, माइंड में रखना, जब पढ़ाएंगे तो यही चीज आएगी। ठीक है, कि ग्राम इक्विवेलेंट कांसेप्ट क्या है, सबके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होते हैं, हर रिएक्टेंट के ग्राम इक्विवेलेंट आपस में बराबर, हर प्रोडक्ट के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर है। ग्राम इक्विवेलेंट का सम नहीं करना है, इंडिविजुअल रिएक्टेंट, हर एक रिएक्टेंट की ग्राम इक्विवेलेंट हर एक प्रोडक्ट के ग्राम इक्विवेलेंट आपस में इक्वल है, यही एक लाइन का कांसेप्ट है। लेकिन उसके लिए हमको क्या समझना पड़ेगा कि जैसे ग्राम इक्विवेलेंट निकालते कैसे हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा मोल है, बस जहां मॉलिक्यूलर वेट है वहां पे इक्विवेलेंट वेट लाना है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट पढ़ने के लिए 2 क्लास लगेंगे, 2 क्लास में जब इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख जाओगे, फिर ग्राम इक्विवेलेंट कांसेप्ट तो एक लाइन में बता ही दिया, सबके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करना है। मोल कंसेप्ट में रेशियो मेथड लगाते थे, बैलेंस इक्वेशन कोएफिशिएंट चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट में कोई रेशियो मेथड नहीं, कोई बैलेंस इक्वेशन नहीं चाहिए, इसलिए बोलते हैं ना, वहां यूज करते हैं जहां इक्वेशन बैलेंस नहीं है, और बैलेंस नहीं हो क्या करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट निकाल के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर देते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट निकाल के सभी के ग्राम इक्विवेलेंट आपस में बराबर कर देते हैं। तो ये मैंने हिंट दिया, पढ़ाया नहीं है, हिंट दिया ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट होता क्या है, माइंड में रखिए ग्राम इक्विवेलेंट आता कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं पीओएसी। ग्राम इक्विवेलेंट का हल्का आइडिया दिमाग में होना चाहिए, जब भी पढ़ेंगे दिमाग में आइडिया, हाँ सर कंसेप्ट एक लाइन का, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना सीखना है, वो तभी आएगा जब आप इक्विवेलेंट वेट जानोगे। ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट समझने की चीज है। चलिए लिखिए, एक्सक्यूज प्रिंसिपल मी ऑफ सर। एटम, हाँ बोलिए। सर ये प्रोडक्ट का भी ये सेम ही वेट रहता है जो रिएक्टेंट साइड रहता है? इक्विवेलेंट वेट उसकी, सॉरी क्या पूछ रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट या वेट? सर ये ग्राम, सर ये प्रोडक्ट साइड में भी ये सेम ही वेट रहेगा, जैसे ऐसे ए इक्वल टू बी ऐसे इक्वल लिखा टू है, ए सी? प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ऐसे लिखा है ना, इधर लिखा है पी प्लस क्यू, दो बने, तो क्या होगा, जितने ग्राम इक्विवेलेंट ये रिएक्ट करेगा उतना ही ये रिएक्ट करेगा, उतना ही ये करेगा, उतना ही ये करेगा, उतना ही ये बनेगा, उतना ही ये बनेगा। ठीक है, अगर ये 4 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट किया तो ये भी 4 करेगा, ये भी 4 करेगा, ये भी 4 करेगा, ये 4 बनेगा, ये 4 बनेगा। इनके बैलेंसिंग कोएफिशिएंट कुछ भी उससे हमको कोई मतलब नहीं। मान लो यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 5b है, यहाँ पे 7c है, यहाँ पे 4d है, यहाँ पे 11p है, 2q है, कुछ कोएफिशिएंट अलग अलग, लेकिन क्या होगा जब ग्राम इक्विवेलेंट की बारी आएगी, अगर ये 4 रिएक्ट किया है तो ये भी 4 ही रिएक्ट करेगा, ये भी 4 ही करेगा, ये भी 4 ही करेगा, ये 4 ही बनेगा, ये भी 4 ही बनेगा। आई थिंक अभी क्लियर है ना, सभी के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होते हैं, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट। इक्वेशन बैलेंस नहीं है तभी यूज करते हैं। और देखिए रिकमेंडेड कब है, जब इक्वेशन बैलेंस ना हो, ये दोनों कंसेप्ट कब रिकमेंडेड है, इक्वेशन बैलेंस ना हो। इसका ये मतलब नहीं कि बैलेंस इक्वेशन नहीं लगा सकते, लगा कहीं भी सकते हैं, लेकिन इनका यूज तभी करो जब इक्वेशन बैलेंस नहीं हो। क्यों? क्योंकि यहाँ फालतू में इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा, और इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा, फालतू में एक्सरसाइज बढ़ जाएगी। ये डायरेक्ट होता है सीधे रेशियो मेथड। जिन्होंने पूछा क्लियर हो गया ये? यस सर। तो अब मैं इसका फोटो खींचूं, उसका हटा देता हूं।
चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, जिसको हमने शॉर्ट में पीओएसी लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। पीओएसी फुल फॉर्म क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। अब ये एक लाइन का कंसेप्ट है, क्या बोलता है देखिए जरा, ये बोलता है कि हम एक रिएक्शन लिख लें पहले, N2 प्लस 3H2 से 2 अमोनिया, यानी इसका देखिए क्या, इसको हम एनालाइज कैसे कर रहे हैं, इसको एनालाइज कर रहे हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन किससे रिएक्ट करता है? 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है। 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है। 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है। टोटल कितने मोल रिएक्ट किए? टोटल 4 मोल रिएक्ट किए, 1 प्लस 3, और प्रोडक्ट कितना बना? 2 मोल अमोनिया, 2 मोल अमोनिया बनता है, टोटल 2 मोल प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसको देख के आपको लगेगा कि रिएक्टेंट के टोटल 4 मोल रिएक्ट किए हैं, प्रोडक्ट के टोटल 2 मोल बने हैं, यानी टोटल मोल कंजर्व नहीं होते हैं। किसी रिएक्शन के दौरान टोटल मोल नहीं, टोटल मोल यहाँ 4 रिएक्ट के 2 बने, टोटल मोल कंजर्व नहीं रहते हैं। आपने एक लॉ सुना होगा, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। जब कोई रिएक्शन होती है तो मास कंजर्व रहता है, यानी टोटल रिएक्टेंट का मास इक्वल टू टोटल बने हुए प्रोडक्ट का मास। रिएक्शन के दौरान हर पॉइंट पे, जो रिएक्शन आधी हुई है या पूरी हो गई है, कभी भी हर पॉइंट पे टोटल मास कंजर्व रहेगा। यानी रिएक्शन के शुरू में अगर मास कुछ था 100 ग्राम या कुछ x ग्राम था, रिएक्शन के शुरू में अगर मास x ग्राम था, तो हर पल अंत तक मास x ग्राम ही रहेगा। मोल बढ़ेंगे, मोल घटेंगे, मोल में कुछ भी होगा, लेकिन मास चेंज नहीं होगा। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे, कहीं ना कहीं सुना होगा, टोटल मास हमेशा कंजर्व रहता है, टोटल मास हमेशा कंजर्व रहता है। वही है, रिएक्शन के दौरान मास नहीं बढ़ेगा, मास बढ़ता घटता नहीं है। क्या बढ़ता घटता है? मोल। देख सकते हैं यहाँ पे टोटल मोल 1 प्लस 3, 4 मोल रिएक्ट किए और बने कितने? 2। 4 रिएक्ट किए, 2 बने। मोल कंजर्व नहीं होते, टोटल मोल कंजर्व नहीं होते। लेकिन अगर हम बात करें किसी एक एटम के मोल, जैसे देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पे 1 मोल नाइट्रोजन दिया, 1 मोल नाइट्रोजन है, 3 मोल हाइड्रोजन H2, 2 मोल अमोनिया, ये ऊपर भी लिखा है। एक काम करो, अगर 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है, मतलब कितने मोल N रिएक्ट कर रहा है? N के मोल निकालो, N के। अगर हम कहें कि टोटल मोल कंजर्व नहीं, लेकिन हाँ, अगर हम सिर्फ नाइट्रोजन के मोल की बात करें, नाइट्रोजन एटम के मोल, किसी एटम के मोल, किसी एक एटम के मोल कंजर्व रहेंगे, नाइट्रोजन के मोल कंजर्व रहेंगे। दूसरा एटम कौन? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मोल कंजर्व रहेंगे। एटम नॉट मॉलिक्यूल, एटम के मोल कंजर्व रहेंगे। इसीलिए यहाँ क्या है? पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। एटम का नंबर या एटम के मोल कंजर्व रहते हैं, टोटल मोल नहीं, किसी एक एटम के मोल। देखो जब अगर हम कहें 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट किया, तो N कितना रिएक्ट किया? सर 1 मोल नाइट्रोजन में 2 हैं, तो 2 मोल N हो गया। 2 मोल नाइट्रोजन, ये देखिए 2 मोल N रिएक्ट किया। यहां आइए, 2 मोल अमोनिया है और 1 अमोनिया में 1 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे 2 मोल ही N बनेगा, 2 मोल N बनेगा। देखिए N के मोल निकालिए, तो N2 का मोल 1 था, लेकिन N के मोल 2 आ गए। अमोनिया के मोल 2 थे और हर अमोनिया में 1 ही N है, तो 2 मोल N आ गया। तो यहाँ भी N के मोल राइट में 2 हैं, N के मोल लेफ्ट में 2 हैं। जितने नाइट्रोजन के मोल एटम के मोल रिएक्ट किए, उतने नाइट्रोजन एटम के मोल बन गए। आइए हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं बच्चों। हाइड्रोजन के मोल कितने रिएक्ट किए? 3 मोल H2 है। हाँ 3 मोल H2 है, तो H कितना होगा? तो 1 मोल H2 में 2 मोल H है। H2 देखिए ना, 1 H2 में 2 H है, तो 3 मोल में क्या होगा? 6 मोल H। यहां भी आ जाओ, 2 मोल अमोनिया है और 1 अमोनिया में 3 नाइट्रोजन है, जितना अमोनिया उसका 3 गुना हाइड्रोजन होगा। तो 1 मोल अमोनिया में 3 मोल हाइड्रोजन है, 1 अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है, तो 2 मोल अमोनिया में 6 मोल हाइड्रोजन। आप समझो, ये हाइड्रोजन के मोल भी कंजर्व है। तो आपने सबसे पहले क्या देखा? टोटल मोल 4 से 2 हो गए, टोटल मोल बढ़ सकते हैं, टोटल मोल घट सकते हैं, टोटल मोल सेम रह सकते हैं, टोटल मोल पे कोई कंडीशन नहीं है। तो कंडीशन किस पे है सर? कंडीशन है किसी एक के मोल पे, कंडीशन है किसी एक के मोल पे। किसी एक का मोल मतलब
खाली N का मोल, खाली H का मोल। तो N2 का अगर 1 मोल था तो N के मोल 2 हो गए, और N के मोल इधर 2 है तो N के मोल इधर भी 2 ही होंगे। जितने मोल रिएक्ट किए उतने मोल बनेंगे। किसी एक एटम के मोल कंजर्व रहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एटम को फोकस करो, उसके मोल कंजर्व रहेंगे। यही है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, और ये तब रिकमेंड करते हैं जब इक्वेशन बैलेंस ना हो। समझ गए सभी लोग? प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, टोटल मोल नहीं, किसी एक एटम के मोल या किसी एक एटम के नंबर हमेशा कंजर्व रहेंगे। ठीक है, तो पीओएसी प्रिंसिपल ऑफ मोल कंजर्वेशन नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन है। एटम के मोल या एटम के नंबर ऑफ एटम का नंबर जो है वो कंजर्व रहेगा। एक लाइन लिख लें इसमें, पीओएसी में लिखिए, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, during a chemical reaction, moles of any particular reactant, any particular atom remains conserved. During a chemical reaction, moles of any particular atom remains conserved. ध्यान रखना, केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं, न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियर रिएक्शन में याद होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन, उसमें टोटल मास कंजर्व नहीं होता, मोल घट सकते हैं, एटम कुछ एटम डिकम्पोज हो सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, मे बी एनीथिंग, वहां नहीं है। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर रिएक्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में एटम कंजर्व रहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन में एटम कंजर्व नहीं होते। तो चलिए इस पे क्वेश्चन कैसा करेंगे एक बार देखते हैं। 2 क्वेश्चन मैं लिखता हूं। तो पीओएसी कब रिकमेंड करते हैं? पीओएसी तब रिकमेंड करते हैं जब इक्वेशन बैलेंस ना हो, या आपको बैलेंस करने को मना कर दिया कि बैलेंस करना ही नहीं है, अगर बैलेंस किया तो ठीक नहीं होगा। करते कैसे हैं देखिए, इसको हटा देते हैं यहां से। एक क्वेश्चन देखिए, Na3PO4 प्लस BaCl2 Ba3PO4 टू द होल ट्वाइस और प्लस NaCl। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ये इक्वेशन दी है और बैलेंस नहीं है, और बोलता है कि अगर ये 100 ग्राम रिएक्ट करता है तो बताइए ये कितने ग्राम बनेगा, कितने ग्राम बनेगा। ये गिवन है, ये आपको फाइंड करना है। और क्या है, इक्वेशन बैलेंस नहीं करनी, बैलेंस करने को मना कर दिया, बैलेंस करना ही नहीं है। जैसे ही बैलेंस करने को मना करे और बैलेंस करना ही नहीं है बोले, हमारे पास तुरंत आता है कि सर अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है या नहीं करना है तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचते हैं? बहुत कम ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन बचता है पीओएसी, दूसरा बचता है ग्राम करंट कॉन्सेप्ट। तो पीओएसी तो हमने पढ़ा दिया, उसको यूज करेंगे, ग्राम करंट नहीं पढ़ाया, बाद में देखेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? इसको पीओएसी सॉल्व करना, बैलेंस नहीं करना है, मना कर रहा हूं मैं। अब क्या है, हमने कहा इनमें पीओएसी लगाना है, तो पहले देखो इन दोनों में कौन सा एटम कॉमन है, प्रोडक्ट जो निकालना उसमें कौन सा एटम, उसका कौन सा एटम इसके कौन से एटम से कॉमन है। तो मुझे लग रहा है एक ही एटम कॉमन है, कौन कौन? एक फास्फोरस और ऑक्सीजन, है ना। देख लीजिए कौन सा एटम कॉमन है, यहाँ फास्फोरस कॉमन है, यहाँ ऑक्सीजन कॉमन है। और देखो फास्फोरस लेफ्ट में, लेफ्ट हैंड साइड में फास्फोरस इस कंपाउंड के अलावा और कहीं नहीं है, मतलब फास्फोरस जो है इसमें नहीं है, फास्फोरस एक ही जगह है, यहाँ भी फास्फोरस एक ही जगह। तो बेटर होगा कि हम इस कंपाउंड में क्या करें, यहाँ फास्फोरस के मोल निकाल लो, यहाँ फास्फोरस के मोल निकालो, इक्वल कर दो, क्योंकि फास्फोरस के मोल कंजर्व रहेंगे। और इन दोनों को देख के लगता है कि दोनों में फास्फोरस कॉमन है, और फास्फोरस प्रोडक्ट में सिर्फ यहाँ है और कहीं नहीं है, रिएक्टेंट में फास्फोरस सिर्फ यहाँ और कहीं नहीं है। मुझे लग रहा है सेम काम हम ऑक्सीजन के साथ भी कर सकते हैं, ऑक्सीजन भी सिर्फ यहीं और कहीं नहीं प्रोडक्ट में, और ऑक्सीजन यहाँ पे है, इसके अलावा कहीं नहीं। लेकिन क्या होता है ना, जब इक्वेशन बैलेंस करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं, वाटर जोड़ना पड़ता है और उसमें ऑक्सीजन आ जाता है। अभी बैलेंस नहीं है तो हम कोशिश करिए कि हाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा क्या है, तो यहाँ फास्फोरस है, इसका फास्फोरस के फास्फोरस को हम पीओसी लगा सकते हैं, बेरियम में नहीं लगा सकते। क्यों? बेरियम यहाँ तो है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो यहाँ तो है यार,
हमें इसका डाटा नहीं ना दिया है, हमें इसका डाटा दिया, इन दोनों कंपाउंड में देखना क्या कॉमन है, यहाँ का फास्फोरस यहाँ के फास्फोरस से कॉमन है, तो यहाँ फास्फोरस के मोल निकालो, यहाँ फास्फोरस के मोल निकालो, इक्वेट कर दो, यही काम करना है। देखो स्टार्ट करते हैं, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट निकालो पहले, तो इसका भी मॉलिक्यूलर वेट निकालो, शायद उसका तो 266 आता है, ये 23 इंटू 3 प्लस फास्फोरस 31 प्लस 64, हाँ इसका 164 आता है, 164। इसकी बात करें, वेरियम 137 होता है, 137 इंटू 3 602 प्लस 600 602 602। चलो अब देखो बच्चों, अगर ये हमारे पास आ गया है, इसका वेट x ग्राम मान लो, अब हम क्या करते हैं, यहां मोल निकाले, कितने आ गए, इसके मोल आ गए 100/164, कितने मोल है क्या, Na3PO4, इसके मोल आए हैं, यहां देखो, यहां मोल आ गए x/602, इतने मोल बेरियम सल्फेट आ गया, Pa3PO4 का होल ट्वाइस। अब बच्चों क्या है ना, हमने एक तो डिसाइड किया कि फास्फोरस का POAC करना है, तो फास्फोरस के मोल यहां निकालेंगे, फास्फोरस के यहां मोल निकालेंगे, तो फास्फोरस के मोल यहां निकालते हैं, ये एक Na3PO4 में एक ही फास्फोरस है, देखो एक मॉलिक्यूल में एक ही फास्फोरस एटम है। हाँ जी सर वो 601 होगा। ओके चलिए ठीक है, देख लीजिए जो भी हो उसको निकाल के मोल निकालिए, ठीक है। हाँ तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसके मोल आ गए, इतने मोल Na3PO4 के हैं, Na3PO4 के मोल है, और हमको P निकालना है, तो देखो एक Na3PO4 में एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम दिख रहा है, नहीं जितने मॉलिक्यूल उतने फास्फोरस एटम, तो जितने मोल मॉलिक्यूल हो गए, जितना मोल मॉलिक्यूल है 100/164, इतने ही मोल फास्फोरस होंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक एटम है, तो जितने मॉलिक्यूल उतने एटम, जितने मोल मॉलिक्यूल उतने मोल एटम, फास्फोरस के मोल आ गए, यही काम राइट में करना है। लेकिन यहां देखो, एक बेरियम फॉस्फेट में दो होल ट्वाइस है ना, दो फास्फोरस है, जितने बेरियम मॉलिक्यूल होंगे उसका डबल फास्फोरस होगा, तो ये x/601 बेरियम फॉस्फेट है, और हर मॉलिक्यूल में दो एटम इंटू 2 करो, इतने मोल क्या आ गए, फास्फोरस एटम आ गए। और बच्चों फास्फोरस के मोल यहाँ, फास्फोरस के मोल यहाँ, आप फास्फोरस के लिए POAC यूज कर दो, बाई POAC फॉर फास्फोरस, बस मोल बराबर करो, POAC मतलब मोल बराबर करना है, लेफ्ट में फास्फोरस के मोल इतने, राइट में फास्फोरस के मोल x इतने। देखो बच्चों इक्वेशन बैलेंस नहीं करनी पड़ी, हमने एक एटम को पकड़ा, उसके मोल लेफ्ट में, उसके मोल राइट में, लेफ्ट में टोटल मोल, देखो फास्फोरस अच्छा है कि इसी में था, अगर फास्फोरस इसके अंदर भी होता, कोई और कंपाउंड में होता, इसमें फास्फोरस होता, तो वहां से फास्फोरस के मोल लेफ्ट में टोटल मोल निकालते, लेफ्ट हैंड साइड के टोटल फास्फोरस के मोल इक्वल टू राइट हैंड साइड के टोटल फास्फोरस के मोल। ये तो बहुत अच्छा है कि फास्फोरस सिर्फ एक रिएक्टेंट से निकालना पड़ रहा है, यहाँ फास्फोरस सिर्फ एक प्रोडक्ट से निकालना पड़ रहा है, इसलिए ऐसा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ही चूज करें, जो ऐसे एटम को ही चूज करें जो एक ही मॉलिक्यूल से, जो गिवन मॉलिक्यूल के जो गिवन है उसमें एक ही मॉलिक्यूल से निकाला है। बहुत जगह प्रेजेंट होता फास्फोरस, यहाँ भी होता, यहाँ भी होता, 3-4 जगह और होता, हर एक से निकालता, तब रिएक्टेंट में टोटल मोल आते फास्फोरस के। इसलिए कोशिश करो हम उस एटम को POAC लगाएं जो एटम आपको लगे मिनिमम जगह से निकालना पड़ेगा। फास्फोरस जो दिया था वहां फास्फोरस ही एक जगह से आ गया, ऐसे राइट जो निकाला उसमें फास्फोरस निकाल के POAC फास्फोरस का लगा दिया। अब जो क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों ने छोड़ दिया था या नहीं किया था, उसको ट्राई करिए, अब एक लाइन में 1 मिनट में हो जाएगा। POAC है, मैं शेयर करता हूं स्क्रीन 22, ये है 22। कैलकुलेट विदाउट बैलेंसिंग मतलब मना कर दिया, बैलेंस नहीं करना है। द फॉलोइंग इक्वेशन, ओके, द वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन NTP प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 50 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम क्लोराइड है, लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम क्लोराइड, राइट हैंड साइड में क्लोरीन है, कोई दिक्कत नहीं। अल्टीमेटली हमको लग रहा है दोनों में Cl कॉमन है, तो मुझे तो यहाँ हिंट लग रहा है कि क्लोरीन के लिए POAC लगाना चाहिए। आप भी अपना दिमाग लगा लीजिए कि हिंट से क्या लग रहा है, क्या दिया है, क्या निकलना, उन दोनों में कौन सा एटम कॉमन है।
तो अब मैं स्क्रीन से हटा दूं जो कराया मैंने, ठीक है, क्वेश्चन हटा रहा हूं। और जो क्वेश्चन स्क्रीन पे है वो है 22 आपको करना है अभी। इसमें बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में NaCl और राइट हैंड साइड में Cl2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में NaCl और प्लस पता नहीं क्या क्या है, राइट हैंड साइड में क्लोरीन और प्लस पता नहीं क्या क्या है। लेकिन मुझे लगता है हमको बताया है कैलकुलेट विदाउट बैलेंसिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन द वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन एट एनटीपी प्रोड्यूस्ड, मतलब इसका 50 ग्राम रिएक्ट कर रहा है तो बताइए इसका वॉल्यूम कितना बनेगा। मान लीजिए V मिलीलीटर बन रहा है एट एनटीपी एसटीपी। ये V अननोन है, V हमें पता नहीं है, कुछ चाहिए निकालना है, ये पता है। हमने जो एनालाइज किया पाया यहाँ पे Cl है और यहाँ भी Cl है, मतलब हमको लग रहा है कि इन दोनों में क्लोरीन एटम कॉमन है। अगर हम क्लोरीन एटम के लिए पीओसी लगा दें तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्लोरीन एटम के लिए एक बार पीओसी लगा दीजिए। कैसे करेंगे देखिए, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आता है 58.5। यहाँ जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा Cl2 का वो आएगा। अब यहाँ पे मोल निकालिए, 50/58.5 मोल क्या आ गया NaCl। यहाँ पे मोल निकालिए, कैसे अच्छा ये तो एसटीपी है ना, तो एसटीपी मोल के लिए फॉर्मूला था V/V0, याद करिए क्या था, V कितना V ml और V0 हो गया 22,400 ml। ऊपर मिलीलीटर नीचे मिलीलीटर, इतने मोल है, कितने मोल आ गए V/22,400। ये मोल Cl2 है बच्चों, Cl2। और एक Cl2 में देखो जरा, एक Cl2 में दो क्लोरीन है, एक Cl2 में दो क्लोरीन है, समझ रहे हैं। तो जितने Cl2 होंगे V/22,400 मोल Cl2 के हैं, तो Cl के मोल इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 2 मोल Cl आ गया। Cl के मोल यहाँ आ गए, Cl के मोल यहाँ, अच्छा यहाँ भी Cl के मोल निकाल लेते हैं। यहाँ तो एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है ना, यहाँ मोल कितने आ गए, इतने ही रहेंगे सेम, 50/58.5 मोल Cl। बच्चों क्लोरीन लेफ्ट में, क्लोरीन राइट में, क्यों ना क्लोरीन के लिए पीओएसी लगा दिया जाए भाई, पीओएसी फॉर क्लोरीन, पीओएसी फॉर क्लोरीन। क्लोरीन के मोल लेफ्ट में 50/58.5, क्लोरीन के मोल राइट में कितने हो गए V/22,400 और इंटू 2। देख लीजिए ये मोल हैं, इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूं, क्वेश्चन तो आपके पास हो गई। इज इट क्लियर। तो आप पीओएसी यूज कब करना है, पीओएसी है तो बड़ा आसान, कब यूज करेंगे, क्वेश्चन बैलेंस ना हो। कौन सा एटम चूज करेंगे, जो दिया है और जो पूछा उसमें कौन सा एटम कॉमन है और वो मिनिमम जगह से निकाल सकते हैं, वो एटम चूज करना। उसके एटम लेफ्ट में, उसके एटम राइट में निकाल के इक्वेट कर दो। यही है पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। और किसी एक एटम के मोल कंजर्व रहते हैं, टोटल मोल कंजर्व नहीं भी रह सकते हैं, सिर्फ एटम के मोल कंजर्व हैं, राइट। तो सर हाँ बोलिए। सर Cl2 का फिर से बता दीजिएगा। Cl2 का बेटा, क्लोरीन का वॉल्यूम हमको निकालना था एसटीपी पे, तो हमने क्या माना, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है एसटीपी, हमने इसका वॉल्यूम V ml मान लिया, V ml हमने मान लिया, V अपनी तरफ से मान लिया, ये अननोन है हमारे लिए, हमें निकालना V कितना होगा। तो हमने कहा अगर वॉल्यूम V ml है और एनटीपी पे है, एनटीपी या एसटीपी पे मोल निकालने के लिए हम यूज करते हैं क्या, V/V0। या बताया था मैंने कि एसटीपी या एनटीपी पे एक मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, उसी का यूज करना है। तो V ml का वॉल्यूम कितना होगा, तो V/22,400 ml करोगे तो ये उसके मोल आ गए। यहाँ V अननोन है, ये अननोन है, तो V/20,000 मोल Cl2 है। और एक Cl2 देखो लग रही है, Cl2 दिख रही है, Cl2 मतलब दो क्लोरीन मिलकर एक Cl2 बनाते हैं। तो अगर Cl2 के मोल पता है इंटू 2 करोगे तो क्लोरीन के मोल आ जाएंगे, क्लोरीन एटम। ये क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन एटम, एक मॉलिक्यूल में दो एटम, तो जितने मॉलिक्यूल के मोल इंटू 2 के एटम आ गए, डन। क्लोरीन के एटम यहाँ आ गए, क्लोरीन के एटम यहाँ थे, दोनों को इक्वल कर दिया हमने पीओएसी में, ठीक है। हाँ जी सर ये हम लोग बोलिए। एनर्जी क्यों लिए हैं?
बेटा आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, आपकी आवाज बहुत धीमी, सुनाई नहीं पड़ रही साहब। सर इसमें हम लोग वी माइक्रोफोन क्यों लिए हैं? क्या लिया हमने? सर ये जो एनटीपी है उसमें हम लोग वी एमएलई क्यों लिए? लीटर भी तो ले सकते हैं। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको लीटर में मानते हैं, आप लिखते वी लीटर, आप यहाँ वी लीटर लिख देते, कोई फर्क नहीं है। वी लीटर होता तो यहाँ पे ऊपर लीटर तो यहाँ 22.4 लेते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर लीटर में आ जाता। हमने मिलीलीटर माना तो आंसर मिलीलीटर में आ रहा है। अगर आंसर हम इसको लीटर मानेंगे तो आंसर लीटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई यहाँ सीधे आंसर भी मिलीलीटर में आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे वी लीटर मानते, वी लीटर अपॉन 22.4 लीटर ही करते, लीटर बाई लीटर करते, तो भी आंसर लीटर में आता और हमें आंसर सेम ही मिलता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी मर्जी, आप मिलीलीटर लो या लीटर लो, ओके सर, आपकी मर्जी, आप ट्राई कर लो। वैसे सभी को पीओएसी क्लियर हो गया? प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, राइट? तो बच्चों, तो पीओएसी समझ में आ गया। इसका अब दूसरा पार्ट क्या है? बैलेंस इक्वेशन अगर नहीं है तो दूसरा पार्ट क्या है सॉल्व करने का? सर दूसरा पार्ट है ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। और ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मोल जैसा ही है, मोल होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम इक्विवेलेंट होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो हमारा कंसर्न हो गया इक्विवेलेंट वेट, जो हम समझेंगे तो ही ग्राम इक्विवेलेंट निकाल पाएंगे, तो ही हम फिर उसको यूज कर पाएंगे। तो बेटर है कि हम लोग सीधे से क्या यूज करें, क्या समझें? हम लोग समझते हैं ग्राम इक्विवेलेंट कैसे, सॉरी इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है। ग्राम इक्विवेलेंट निकालना तो हम बता चुके हैं, अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है वो आता है। तो आइए, इक्विवेलेंट वेट जब तक नहीं जानेंगे ग्राम इक्विवेलेंट नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है? तो आइए हम लोग पहले इक्विवेलेंट वेट जानते हैं कैसे आएगा, फिर ग्राम इक्विवेलेंट की बात करेंगे, राइट? ठीक है बच्चों, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो रहा है ग्राम इक्विवेलेंट। इस ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में, सॉरी इक्विवेलेंट वेट में आपको कई ऐसी चीजें पता लगेंगी जो हमेशा यूज होंगी। अगर यहाँ प्रॉब्लम रहेगी तो हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। अच्छे से करिएगा, 2 क्लास चलेगा पूरा, 2 क्लास मतलब 4 घंटा खाली इक्विवेलेंट वेट ही चलेगा। आज 1 घंटा और 3 घंटा और, यानी समझ रहा हूँ कितनी चीजें बतानी होंगी हमको आपको। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है, हम लोग चल रहे हैं इक्विवेलेंट वेट पे। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, देखो बच्चों, इक्विवेलेंट वेट जो होता है इसको हम लोग सिंबल कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। कैपिटल ई मतलब इक्विवेलेंट वेट होता है। इससे कैपिटल एम जो होता है मॉलिक्यूलर वेट को रिप्रेजेंट करता है, उसी प्रकार से कैपिटल ई इक्विवेलेंट वेट को रिप्रेजेंट करता है। अभी क्या होता है, इन जनरल एक खास डेफिनेशन छोड़ दें तो बाकी सब जगह क्या होता है कि इक्विवेलेंट वेट जो होता है, इक्विवेलेंट वेट ये होता है मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट लेना है, एटम है तो एटॉमिक वेट लेना है। मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट जो भी आपको चाहिए वो ले लो, डिवाइडेड बाय समथिंग। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट को समथिंग से डिवाइड करते हैं, एंड द समथिंग इज नोन एज एन फैक्टर। एन फैक्टर, ये समथिंग होता है, इसको एन फैक्टर नाम देंगे। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम मॉलिक्यूलर वेट अपॉन समथिंग करते हैं, एंड द समथिंग इज नोन एज एन फैक्टर। और एन फैक्टर सब कंपाउंड का अलग अलग होता है। एसिड का एन फैक्टर कुछ और होता है, बेस का एन फैक्टर कुछ और होता है, सॉल्ट का एन फैक्टर कुछ और होगा, मेटल का एन फैक्टर कुछ और होगा, यानी हर एक के लिए एन फैक्टर अलग अलग चीज होगी, बट जिससे भी डिवाइड करोगे उसको एन फैक्टर ही बोलेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट निकालना भी आसान है, क्या?
मॉलिक्यूलर वेट ऊपर जो भी लेना, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट, एटम की बात करें तो एटॉमिक वेट अपॉन समथिंग, एंड समथिंग इज नोन एज एन फैक्टर, जो कि हर एक के लिए अलग अलग होता है। जैसे ये एन फैक्टर क्या होगा फॉर एसिड, क्या होगा एसिड का एन फैक्टर क्या होगा, बेस का एन फैक्टर क्या होगा, आयन का एन फैक्टर क्या होगा, मेटल का एन फैक्टर क्या होगा, सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट आपने नाम सुना होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फॉर ओए, ओए बोले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। और फिर एक डेफिनेशन और आएगी, जनरल डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन, बेसिक कंसेप्ट क्या है इसका। तो देखो एसिड के लिए एन फैक्टर जो होगा ये क्या होगा, बेस के लिए क्या होगा, आयन के लिए क्या, मेटल के लिए क्या, सॉल्ट के लिए क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए क्या, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या। एक काम करें, क्वेश्चन मार्क जो है ना उसके आगे अपने आप लिख लीजिएगा, अभी नहीं जब पढ़ाएं तो, अभी ऐसे लिख के छोड़ दीजिए। जब हम एसिड की बात करें तो क्या है, क्या समझ में आया लिखना चाहिए, एन फैक्टर ये होता है। बेस के बारे में क्या समझ में वो बाद में यहाँ लिख लेना, लेकिन हम वन बाई वन शुरू करेंगे, पहले एसिड, फिर बेस, फिर आयन, फिर मेटल, फिर सॉल्ट, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इस सीक्वेंस में ही हम चलेंगे। ठीक है, तो नोट करें, फिर सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज आपको हम कोई सीईपी नहीं देंगे क्योंकि इक्विवेलेंट वेट पूरा नहीं होगा तो कोई सीईपी नहीं, इसलिए बेटर होगा कि सीपीपी 6 तक जो है ना 1 to 6 और इक्विवेलेंट वेट जहां तक हो जाएगा संडे उतना ही आप अच्छे से याद करिएगा मंडे टेस्ट के लिए। सर फ्राइडे को भी टेस्ट होगा? नहीं, फ्राइडे बच्चों आपके बैच का टेस्ट अभी नहीं है, आपके बैच का बैच टेस्ट कुछ समय बाद जब थोड़ा सिलेबस हो जाए। अभी क्या हो रहा है, एक टॉपिक भी पूरा नहीं हुआ है, अब तक पिछले हफ्ते तक एक हफ्ते में एक क्लास लगता था, एक भी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। तो जब थोड़े टॉपिक हो जाएंगे तो आपका भी फिर ऐसे ही होगा, मंडे टेस्ट सभी देंगे, फ्राइडे टेस्ट जो मंडे टेस्ट में टॉप 70% स्टूडेंट होंगे वही देंगे, 70% अभी क्राइटेरिया है। ठीक है, धीरे उसको नैरो करते हैं, 60% वाले देंगे, फिर 50%, ऐसे हो जाएगा। अभी सभी देंगे, लेकिन उसके बाद जब थोड़ा सफिशिएंट सिलेबस होगा तो मंडे टेस्ट में जो क्वालिफाई करेंगे टॉप 70% ही फ्राइडे टेस्ट देंगे। मंडे टेस्ट जेई मेन पैटर्न पे होता है, फ्राइडे टेस्ट जो होगा वो जेई एडवांस पैटर्न पे होगा। और देखिए ये 70% क्राइटेरिया इसलिए दिया कि हर बच्चा कोशिश करे, ये नहीं कि हम अगर अपने हम जो थे, और इसमें आपके अपने बैच में नहीं, टोटल बच्चे जो अपीयर होते हैं, जैसे अभी 12th का टेस्ट हुआ था मंडे को, 12th वाले में लगभग 250 बच्चे अपीयर हुए थे, तो 250 बच्चे में 70% नियरली 160 बच्चों के आसपास होता है, उतने वो अपीयर होंगे। वैसे ही आपके में होगा, आपका अभी एक बैच है, धीरे धीरे और बैच बनेंगे, सबका कॉमन टेस्ट होगा, उस मंडे को कॉमन होगा, उस कॉमन में जो टॉप 70% होंगे वही जाके फ्राइडे टेस्ट देंगे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जरा सी जो लोग 70% नहीं आए वो अगले मंडे फिर कोशिश करें 70% आने की, और जो 70% में आ गए उनको कोशिश रखनी, ऐसा ना हो कि थोड़ा सा अगर नेग्लिजेंस हुआ तो हम मतलब 70% से बाहर हो जाएं। तो ये एक कंपटीशन सारे साल ये मेथड हमारे अंदर बनाए रखेगा। ठीक है, कि हम 70% में बाहर तो नहीं हो रहे, सारे साल कंपटीशन रहेगा, वही हम चाह रहे हैं। कंपटीशन डेवलप हो गया तो अपने आप इंप्रूवमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, आपके अंदर भी रहना चाहिए, इसी पे काम करेंगे, बट अभी 1-2 हफ्ते नहीं चले, कुछ हफ्ते अभी नहीं चलेगा आपका, उसके बाद स्टार्ट होगा आपका दोनों टेस्ट। ठीक है, चलिए, let us start with first one, that is equivalent weight of acid. Equivalent weight of acid. शुरू किया जाए। पहला इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, जरा इसकी बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, एसिड का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन समथिंग, वो तो वैसे रहेगा, लेकिन समथिंग को बोलते हैं बेसिसिटी, समथिंग को बेसिसिटी बोलते हैं। अब ये बेसिसिटी क्या होता है, तो कहते हैं बेसिसिटी जो होता है वो नंबर ऑफ H प्लस आयन को रिप्रेजेंट करता है जो रिप्लेसेबल होते हैं, नंबर ऑफ एसिडिक H, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H, ये होता है
नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, या फिर इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एक्सेप्टेबल OH आयन। एसिड ने कितने H प्लस आयन दिए हैं या कितने OH आयन लिए हैं, ध्यान रखना। H प्लस आयन देता है एसिड और हर एक H प्लस आयन निकल के OH से कंबाइन होता है, तो एसिड H प्लस आयन देगा या OH आयन लेगा? क्या करेगा एसिड? या तो H प्लस आयन देगा या OH आयन लेगा। मैं बताऊंगा कैसे लेगा कैसे देगा H प्लस आयन, तो इस पे आते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, देखो रिप्लेसेबल, जैसे हमारी आंखें रिप्लेसेबल नहीं, हम रोज को निकाल के बाहर नहीं, कान रिप्लेसेबल नहीं है, ये हम जो स्पेक्स पहनते हैं, गॉगल पहनते हैं, वो रिप्लेसेबल है, वैसा निकाल के बाहर रख सके फिर लगा सके, वो रिप्लेसेबल। वैसे ही एसिड में भी होता है, बहुत सारे H होंगे लेकिन सारे H रिप्लेसेबल नहीं होते, जो H निकाल सकें वही रिप्लेसेबल H माना जाएगा। मतलब किसी एसिड में 4 H है लेकिन रिप्लेसेबल एक ही है, तो एक ही हमारे लिए काम का है, बाकी 3 बेकार है। कौन काम का है कौन कैसा है बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन या नंबर ऑफ एक्सेप्टेबल OH आयन, दोनों बातें हैं। जैसे देखते हैं, कुछ एग्जांपल उठाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, एसिड और इक्विवेलेंट वेट। पहला एसिड मान लो आपने HCl लिया, देखो बच्चों, अच्छा कोई पूछे रिप्लेसेबल H होता कौन सा है, कैसे पता करेंगे रिप्लेसेबल H है कि नहीं है? तो कहते हैं रिप्लेसेबल H होता है H अटैच टू FNO और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। ऐसा H जो फ्लोरीन से जुड़ा हो, जो नाइट्रोजन से जुड़ा हो, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हो, या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो, या किसी एसिड का H, आपको पता है किसी एसिड का H, और H ऑफ एसिड, और H ऑफ एसिड, आपको पता है कि एसिड का H है। रिप्लेसेबल H, एसिडिक H कौन सा होता है? जो फ्लोरीन से जुड़ा हो, ऐसा है जो फ्लोरीन से जुड़ा है, जो नाइट्रोजन से जुड़ा है, जो ऑक्सीजन से जुड़ा है, FNO या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, ये सारे H रिप्लेस हो सकते हैं। रिप्लेसेबल H, ये सारे एसिडिक H होते हैं। रिप्लेसेबल H से मतलब है एसिडिक H, ये सारे एसिडिक होते हैं। खैर अभी बताइए HCl में कौन सा H है जो इनसे जुड़ा है, FNO या ट्रिपल बॉन्ड? सर कोई नहीं, ना तो F है, ना N है, ना O है, ना ट्रिपल बॉन्ड। फिर अरे हम जानते हैं कि HCl एसिड है और इसमें एक ही H प्लस आयन है। अरे एक है तो कम से कम, अगर किसी का नाम एसिड है तो उसमें कम से कम एक H प्लस आयन तो होगा, तभी एसिड है। अगर H प्लस आयन नहीं है तो एसिड नहीं बोल सकते उसको, बोल सकते हैं कुछ और एक्सेप्शन है, बताएंगे आगे। अभी देखिए, तो फिलहाल यहाँ पे एक H है वो रिप्लेसेबल होगा, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1, इसका मॉलिक्यूलर वेट आता 36.5 और अपॉन 1 हो गया। ऐसे देखिए दूसरा एग्जांपल है H2SO4 का। H2SO4 क्या होता है? H2SO4 होता है E इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, देखो बच्चों H2SO4 का स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O और O। और अगर देखें यहाँ पे दो H हैं जो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, दोनों H एसिडिक हैं, क्योंकि मैंने कहा ना जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो O से जुड़ा हो, तो यहाँ पे O से जुड़ा हुआ H एक और एक दो है, तो इसका इनफैक्टर 2 हो गया m/2, ठीक है ना। इसका मॉलिक्यूलर वेट 98 होता है, 98/2 यानी 49, ठीक है। इसी प्रकार से हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। HNO3 ले लीजिए, HNO3। HNO3 का स्ट्रक्चर होता है HON, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये देखिए ऐसे, इसमें एक ही H है वो O से जुड़ा हुआ है, ये देखिए, तो ये एसिडिक H होगा। इसका इक्विवेलेंट वेट m/2 हो, m/1 होगा एक्चुअली, m/1 जो भी मॉलिक्यूलर वेट है अपॉन 1, इसका मॉलिक्यूलर शायद 63 आता है। इस प्रकार से देखें हमने HCl का, H2SO4 का, HNO3 कॉमन एसिड है, इनका इक्विवेलेंट वेट आ गया। और एग्जांपल देखते हैं सर हमेशा इक्विवेलेंट में देखिए, स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा ना सर। हाँ जी, बिना स्ट्रक्चर का काम नहीं चलेगा, या तो स्ट्रक्चर आपको पता हो या दिया हो। हाँ जी बोलिए। सर वही पूछना, ठीक है सर। आपको स्ट्रक्चर धीरे धीरे पता हो जाएंगे, कुछ स्ट्रक्चर आपको पता है, बाकी जो पता नहीं धीरे धीरे पता हो जाएंगे। तो अभी आपने पढ़ना शुरू किया है, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर पता होंगे वैसे वैसे चीजें आगे बढ़ेंगी। हमने लिखा है ये HCl, H2SO4, HNO3, कुछ एसिड और बढ़ा देते हैं।
डी। देखो बच्चों, डी में एक चीज और ले लेते हैं, दैट इज एसिटिक एसिड CH3COH। देखो ये, अब इसमें देखो CH3COH में बहुत सारे H हैं, ये देखिए, लेकिन ये H फालतू है। क्यों? ये तीनों H फालतू है, यही एक एसिडिक H, यही रिप्लेसेबल है। एक ही H रिप्लेसेबल है इसमें, और एक ही H रिप्लेसेबल है, ऑब्वियसली n फैक्टर इसका कितना होगा 1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा E = m/1। m इसका मॉलिक्यूलर वेट है 60, होता है 60/1। 3 H फालतू हैं जो काम के नहीं है एसिटिक एसिड में। इसलिए मैंने कभी नहीं बोला कि बेसिटी होता नंबर ऑफ H, अरे नंबर ऑफ H नहीं, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H, कितने H रिप्लेस हो सकते हैं वो होता है बेसिटी। ठीक है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H, राइट। और लेते हैं, कोई और एसिड ले लो यार जो मन करे। पार्ट ई इधर लिखेंगे। हाँ, हाँ बच्चों, इधर वाला सबने नोट कर लिया, पार्ट डी तक नोट हो गया सबका? चलो उधर चलते हैं। पार्ट ई देखिए, पार्ट ई में क्या है, हमने लिया एसिड्स ऑफ फास्फोरस, एसिड ऑफ फास्फोरस। देखिए ये मैं फास्फोरस के 3 एसिड लिखूंगा। पहला है H3PO4, दूसरा है H3PO2, H3PO3, तीसरा है H3PO2। यहां 3 H हैं, यहां 3 H है, यहां 3 H है, तीनों में 3 H हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे एसिटिक एसिड में देखिए कितने H थे 4, लेकिन 3 फालतू एक काम का। वैसे वहां भी कई सारे फालतू हैं, एक कुछ ही काम के। कौन फालतू है स्ट्रक्चर से पता लगेगा, ऐसा नहीं बता पाएंगे। देखो इसका स्ट्रक्चर ये रहा, P कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, OH here, OH here and OH here, same is here, P कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, OH यहाँ पे, OH यहाँ पे, H यहाँ पे। इसका स्ट्रक्चर देखिए, फास्फोरस कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, OH इधर, H इधर, H इधर, राइट। अब आप मुझे बताओ, H3PO3 में तीनों H, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक, तीनों H ठीक है। यहाँ पे ये एसिडिक है, ये एसिडिक है, ये फालतू H है। यहाँ पे एक ही एसिडिक है, बाकी 2 फालतू है। तो ऑब्वियसली यहाँ इसका n फैक्टर 3 लेना है, इसका n फैक्टर 2 लेना है, इसका n फैक्टर 1 लेना है। क्यों? अरे स्ट्रक्चर के हिसाब से एसिडिक H रिप्लेसेबल H चाहिए जो निकल सके। तो ऐसे केस में इसका इक्विवेलेंट वेट होगा E = m/3। इसका आंसर होगा E = m/2, 2 ही एसिडिक H है। और यहाँ होगा E = m/1, यहाँ पे 3 H हैं, लेकिन 2 दिखाने के H हैं, एक ही एसिडिक H है, 2 फालतू है। इसका मतलब स्ट्रक्चर के बिना काम नहीं चलेगा। तो जरूरी स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं, H3PO4, H3PO3, H3PO2, है ना। और इन तीनों एसिड में याद रखने का तरीका है, जस्ट याद रखना, उसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। क्या याद रखने का ट्रिक क्या है कि इन तीनों में जितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, इन तीनों के लिए वैलिड, हर जगह नहीं, जितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं उससे एक कम इनका n फैक्टर होता है। अगर ऑक्सीजन 4 दिख रहे हैं तो इसे 1 घटा दो, n फैक्टर 3। यहाँ ऑक्सीजन 3 दिख रहे हैं तो 1 घटाओ, n फैक्टर 2। यहाँ ऑक्सीजन 2 दिख रहे हैं, 1 घटाओ, n फैक्टर 1। तो n फैक्टर जो है, जिसको यहाँ बेसिसिटी नाम दिया गया, वो इसका कितना है 3, इसका 2, इसका 1, 3 2 1, n फैक्टर ऐसे चलेगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर तो ये खाली एसिड ऑफ पोटेशियम के लिए ये ट्रिक लागू होगा ना? नहीं, फास्फोरस है, और एसिड ऑफ फास्फोरस के लिए ध्यान रखिए, ये सारे एसिड के लिए नहीं है, इन्हीं 3 के लिए। अच्छा, ये ट्रिक इन्हीं 3 के लिए, फास्फोरस के और भी एसिड है लेकिन सबके लिए वैलिड नहीं है, इन 3 के लिए बता दिया मैंने, ठीक है ना। याद रखो कि अगर भूल जाओ तो, अदरवाइज स्ट्रक्चर ही मेन, तो स्ट्रक्चर याद रखना है। वो तो ट्रिक तो ऐसे ही बना दी, इन 3 में वैलिड है, इन तीनों कंपेयर कर सकते, कोई चौथा एसिड मत जोड़ना, ठीक है। तो n फैक्टर जो है एसिड का कैसे निकलेगा, हमने अभी बात की।
कहानी भी बाकी है, और भी बातें करेंगे। फिर से फोटो देना पड़ेगा, फोटो अच्छा नहीं आया। तो मुझे लगता है इक्विवेलेंट वेट की कुछ कहानी समझ में आई होगी कि हमको एसिडिक एच लेने हैं। एसिडिक एच कौन कौन सा होता है वो समझ में आया होगा कि हाँ सर ये तो फास्फोरस वाले में ज्यादा समझ में आया होगा। देखो क्या है, कुछ एच फालतू भी होते हैं। जैसे कि यहाँ क्या है, ये एच फास्फोरस से जुड़ा है। अरे एच फास्फोरस जुड़ा, ये एसिडिक एच नहीं है। ये एच फास्फोरस जुड़ा, ये एसिडिक एच नहीं है। ठीक है, ये दोनों एच एसिडिक नहीं, जो फास्फोरस खाली एच ओ से जुड़ा हुआ एच है। जो एक्चुअली जो हमने लिखा है ना, ये FNO ट्रिपल बॉन्ड, ये सब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये क्या करते हैं, जिस एच से जुड़े होते हैं उस एच को क्या करते हैं, उस एच के साथ जो इलेक्ट्रॉन शेयर होता है हाँ, जिस एच से जुड़े होते हैं उस एच के साथ जो इलेक्ट्रॉन शेयर होता है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे, ये O इस एच के साथ जुड़ा है, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा एच के साथ, उस इलेक्ट्रॉन को O खींच लेगा। O खींच लेगा तो H प्लस बना देगा, और H प्लस ही तो एसिड होता है। H प्लस का बनना ही ना एसिडिक कैरेक्टर होता है, तो ये H प्लस बना पाएगा। लेकिन ये यहाँ देखिए पीएच बॉन्ड है, पी इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं कि एच को निकाल पाए। पीएच जुड़े रहेंगे, ये पोलराइज होगा ही नहीं, रिप्लेस होगा ही नहीं यहाँ से। क्यों, पी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्यों पोलराइज होगा, क्योंकि ओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसलिए जो देखिए जितने लिखे हैं FNO या ट्रिपल बॉन्ड, ये सब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इनसे जो जुड़े हुए एच को ही एसिडिक एच बोलते हैं। ठीक है, और हाँ जी सर थर्ड नंबर सर HNO3 में सर उसमें N भी तो है सर। थर्ड में सर थर्ड में HNO3 में सर उसमें O और N दोनों है, तो सर उसमें सर रिप्लेसेबल 3 ना हो जाएगा बेटा, तो उसमें नहीं, अरे तो उसमें नहीं उसमें कोई HNO3 की बात कर, HNO3 की बात कर रहे हो ना सर, समझ गए बेटा। HNO3 है, हाँ बहुत ज्ञानी है, समझना ही है। ठीक है मित्रों, तो फिर एक काम करते हैं, मैं कुछ एग्जांपल और लिखता हूं। ठीक है, ये एग्जांपल समझे कि कौन कौन से एसिड देखने हैं। फिर अब देखते हैं यहां पे रिप्लेसेबल एच कितने हैं, 3। अगर कोई पूछे H3PO4 का एन फैक्टर कितना है, 3, सीधे याद होना चाहिए, तीनों याद होना चाहिए, 3 2 1। क्यों, इसका स्ट्रक्चर देखा, तीनों एच रिप्लेसेबल। देखिए तीनों रिप्लेस हो सकते हैं, तीनों एच हट सकते हैं, जरूरी थोड़ी कि उनको हटाएं। कई ऐसी रिएक्शंस होंगी जिनमें 3 में से एक ही हटाया जाएगा, बाकी दोनों लगे रहेंगे। तो सर देखिए उस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमने एक ही एच हटाया है, तो उस रिएक्शन के लिए इसका एन फैक्टर 1 ही माना जाएगा। यहाँ 3 हट सकते हैं बिल्कुल, अगर आप पूछे H3PO तीनों हटा के सोचो, लेकिन अगर रिएक्शन दे दे तो रिएक्शन में फोकस करो, क्या तीनों एच हटे हैं इसके, तो एन फैक्टर 3, तीनों हट सकते हैं। कि 3 में से 2 ही हटाए, 2 एक रुका हुआ है, तो 2 ही हटाए हैं तो रिप्लेस 2 ही हुए, वहां पे एन फैक्टर 2 माना जाएगा। फिर मान लो किसी रिएक्शन में ये जा रहा है, वहां 3 में से 2 ऐसे लगे हुए हैं, 2 हटे ही नहीं, एक ही हटा, तो एन फैक्टर 1 माना जाएगा। नहीं, अगर रिएक्शन दी है तो उस रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेट करिए और देखिए उस रिएक्शन में इसके कितने एच यूज हो गए, जितने रिप्लेस हो गए वही एन फैक्टर उस रिएक्शन में होगा, क्योंकि एन फैक्टर फिक्स नहीं होता है। एक ही कंपाउंड का एन फैक्टर अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग हो सकता है। इसके बारे में हम देखने जा रहे हैं, इसका एग्जाम्पल कि सर जरूरी नहीं तीनों एच को हटाया जाए, हो सकता है कम को हटाएं, एक ही हटाया, हट 3 सकते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी 3 की है, इसका एन फैक्टर 3 है, लेकिन हम जरूरी थोड़ी कि तीनों हटाएं, एक हटाया, 2 हटाया, या 3 के तीनों भी हटा सकते हैं। तो नोट नंबर 1 लिखिए, नोट नंबर 1 में इसी चीज को लिखेंगे कि देखिए अगर कोई रिएक्शन दिया है तो उस रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेट करो कि किसी एसिड के उस रिएक्शन में कितने एच रिप्लेस हुए हैं, सारे रिप्लेस हुए हैं कि नहीं। अगर सारे नहीं हुए हैं तो जो रिप्लेस हुए हैं वही रिप्लेसेबल एच माने जाएंगे, वही एसिडिक एच होंगे। राइट, सबको बात क्लियर है? चलिए नोट नंबर 1 लिखिए, इफ रिएक्शन इज गिवन, if reaction is given then if reaction is given
then concentrate on reaction, to find replaceable H. Then concentrate on reaction to find replaceable H, right? देखिए जरा, सर एक बार डिस्कनेक्ट हो गया था। if reaction is given, then concentrate on reaction. If reaction is given, then concentrate on reaction to find replaceable H. To find replaceable H, right? जैसे देखिए एग्जांपल, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 इन फॉलोइंग रिएक्शन। पहला देखिए ये H3PO4 प्लस NaOH, इससे बन गया Na H2PO4 और प्लस H2O। दूसरा दिया है पार्ट बी, H3PO4 प्लस 2 NaOH Na2 HPO4 प्लस 2 H2O, या यहाँ पे 3 NaOH लिख दो, 3 NaOH Na3PO4। मैंने बैलेंस किया, बैलेंस नहीं लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। H3PO4 प्लस 2 NaOH, मुझे लगता है दिखना, मैंने कलर चेंज कर दी तो आपको दिखना शुरू हो जाना चाहिए कितने H रिप्लेस हुए हैं किस रिएक्शन में। Na2 HPO4 और प्लस 2 H2। देखो बच्चों, इसका स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है H3PO4 का, ही रहा H3PO4 का स्ट्रक्चर ये। यहाँ तीनों H एसिडिक हैं, तीनों H रिप्लेसेबल है, लेकिन हमारी रिएक्शन में कितने रिप्लेस हुए? तो पहले देखो, यहाँ 3 H थे, यहाँ 2 H बचे हुए हैं, मतलब एक रिप्लेस हुआ है। तो इस रिएक्शन में इसका एन फैक्टर 1 है, क्योंकि 3 में से 2 H बचे, एक ही H रिप्लेस होकर वहां सोडियम आया है, एक H रिप्लेस हुआ है, तो इसका एन फैक्टर यहाँ पे 1 माना जाएगा, m/1। m इसका 98 है, 98/1 पहली रिएक्शन में। दूसरे में देखिए, यहाँ 3 H थे, 3 में से 3 चले गए, एक बचा है। 3 H थे, तीनों रिप्लेस हो गए, तो यहाँ पे एन फैक्टर 3 हो गया। इसका आंसर m/3, m/3 बोले तो 98/3, यहाँ एन फैक्टर 3 आ गया। आखिर में देखिए 3 H हैं, लेकिन 3 में से एक बचा हुआ है, तो 2 रिप्लेस हो गए, अपनी जगह सोडियम आ गया, तो यहाँ फैक्टर 2 हो गया इसका। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा m/2, m हो गया 98, तो 98/2। इस एग्जांपल से क्लियर होना चाहिए कि अगर रिएक्शन नहीं दी है तो स्ट्रक्चर से सोचो। अगर रिएक्शन नहीं दी है, सीधे एन फैक्टर 3 बोला था स्ट्रक्चर से, देखिए यहाँ पे लिखा था m/3, राइट। लेकिन अगर रिएक्शन दी है तो रिएक्शन के हिसाब सोचो कि उसके कितने H रिप्लेस हुए। मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, लेकिन जो भी थोड़ी तीनों हो, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 2 ही हुए, राइट। तो एक ही सब्सटेंस का एन फैक्टर अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग हो सकता है। मॉलिक्यूलर वेट फिक्स होता है, चेंज नहीं होगा, बट इक्विवेलेंट वेट फिक्स नहीं है। इसका इक्विवेलेंट वेट 98/1 भी हो सकता है, 98/3 भी, 98/2 भी। समझ गए? तो रिएक्शन दिया, रिएक्शन में फोकस करना, रिएक्शन दिया, रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेट करिए, राइट। ये नोट नंबर 1 था, याद रखिएगा। हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन क्लास में है अभी? यस सर। अतुल्य, अतुल्य हैं? यस।
वेदांत, वेदांत है, वेदांत वर्मा। वेदांत वर्मा, आप तीनों लोग ना क्लास का मेरे को फोन करें एक बार, ठीक है ना? हर्ष, अतुल्य एंड वेदांत, राइट? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए बेटा। सर नंबर ऑफ एक्सेप्टेबल OH माइनस आयंस कैसे पता करें इसमें? बस अगले एग्जांपल वही आने वाला है, रुको। ठीक है सर। वैसे हिंट देखो, हिंट कैसे हुआ, ध्यान दो, वहीं हिंट भी बता देते हैं। यहां से कितना एच निकला, देखो जरा, यहां से एच निकला कितना, एक निकला ना, एक एच। और जो एच निकला उसने किया क्या, जो यहां से एक एच निकला वो जाके इस OH के साथ जुड़ गया और क्या बना दिया, वाटर। यही वाटर ने लिखा है यहाँ पे, देखो ये। तो जितने H प्लस आयन दे रहा है, हर एक H प्लस आयन जाके OH से जुड़ेगा, तो इसको फील होगा कि जितने H प्लस आयन दे रहा है, अल्टीमेटली इसको लग रहा है कि नहीं, ये OH से, ये NaOH से एक OH लिया और क्या बना दिया, H2O बना दिया। तो जितने H प्लस आयन देता है उतनी OH आयन लेता है। तो जितने H प्लस, क्योंकि हर H प्लस आयन निकल के किसी OH से अटैच होगा, H प्लस आयन फ्रीली नहीं रह सकता, उसको H प्लस आयन एसिड का है, OH आयन बेस का है, एसिड बेस रिएक्ट करके वाटर जरूर बनाएंगे, ये सॉल्ट और वाटर। ऐसे यहाँ देखो, इसमें तीनों H निकले और तीनों H निकले, तीनों H बारी बारी से A1 2 और 3, तीन H और 3 वाटर बन गया, वाटर 1 वाटर 2 वाटर 3, तीनों वाटर लिख दिया। इसलिए जितने H प्लस आयन निकलेंगे, हर एक H प्लस आयन किसी न किसी OH से अटैच होगा, और इसलिए हम बोलते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन जो हो जाएगा इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सेप्टेबल OH आयन। एक तो ये बता दिया, एक एग्जांपल और लेंगे अभी, एक एग्जांपल और लेने का मन, ठीक है? तो वेदांत वर्मा है तो इसमें, वेदांत आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? चलिए ठीक है, वेदांत की आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, तो बच्चों ये एक बात हो गई जो हमने देखी, ठीक है ना? ओके, अब एक काम करते हैं, एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें वो कंसेप्ट यूज है जो अभी आपने पूछा। अभी आपने क्या पूछा, आपने पूछा कि सर OH आयन एक्सेप्टेबल, ये कैसे पता लगेगा, एक एग्जांपल में पता लगेगा। अगला एग्जांपल लेने जा रहे हैं, नोट में इंपॉर्टेंट, इसे नोट में लिखिएगा, नोट नंबर 2 लिखिए। देखिए नोट नंबर 2, देखिए नोट नंबर 2 में क्या है। नोट नंबर 2 में कुछ ऐसा है कि हम ले रहे हैं एक एसिड H3BO3, इसको अपन बोलते हैं बोरिक एसिड, है ना? इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बोरॉन OH OH OH। तो इस बोरिक एसिड में ये है, आपको लग रहा होगा कि इसमें 3 H हैं, इसका एन फैक्टर कितना होना चाहिए, 3, लेकिन इसका एन फैक्टर 3 नहीं होता है, इसका एन फैक्टर 1 होता है। लगता 3 होता 1। बोरिक एसिड H3BO3 ऐसा लगता है 3 H हैं, तीनों H O से जुड़े हुए हैं, ऐसा लगता 3 एसिडिक H हैं, इसका एन फैक्टर 3 लग रहा है लेकिन 3 होता नहीं है। इसीलिए तो एग्जांपल में नोट पे लिखाया, कुछ तो अलग है इसमें, कुछ तो याद रखना है इसमें। देखो क्यों ऐसा है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें अगर आप देखो तो बोरॉन के
तीन अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑटोमोशल में और तीन और आगे शेयरिंग से, तीन अपने तीन पर आए। बोरॉन के तीन अपने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में और तीन पर आए उसने ले लिए शेयरिंग से, तीन अपने तीन पर आए। बोरॉन के ऑटोमोशल में 6 इलेक्ट्रॉन है। आपने सुना होगा कि एटम बॉन्डिंग करते हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए, बोरॉन का ऑक्टेट ही पूरा नहीं है। यहां पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ बोरॉन है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ बोरॉन। चूंकि यहां बोरॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, चूंकि बोरॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसलिए चूंकि बोरॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसलिए ये H+ आयन दे नहीं, जब खुद ही का ऑक्टेट पेट नहीं भरा किसी को नहीं दे पाएंगे ना, फिर खुद ही बहुत भूख लगी है तो उसी प्रकार बोरॉन का खुद ही का पेट नहीं भरा तो H+ आयन रिलीज नहीं करेगा ये। अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला कंपाउंड होता है तो उससे कोई भी एटम निकलता नहीं है, निकलता तभी जब खुद का पेट भरा हो, खुद का ऑक्टेट पूरा हो। खुद का ऑक्टेट पूरा नहीं है तो कोई एटम नहीं निकलेगा, इसलिए कोई भी H यहां से रिप्लेस नहीं होगा, क्योंकि बोरॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं है इसलिए कोई भी एटम निकलने नहीं देगा ये। फिर क्या होगा, जब खुद का पेट नहीं भरा, खुद का ऑक्टेट पूरा नहीं, तो अब क्या करेगा सर? ऐसा करेगा, देखो सर, कि जैसे ही हम H3, इसको ऐसे लिख सकते हैं BOH का होल थ्राइस, ये भी एक ही बात है, B और 3 OH लगे, ये भी H3BO3 है इसको, और इसी को आप H3BO3 बोलते हैं। जैसे इसको पानी में डालते हैं, देखो बच्चों यहां पे और कहानी क्लियर होगी। पानी में क्या है? H+ आयन और OH- आयन, हालांकि दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन बोरॉन को पानी में डालोगे, बोरॉन अपना H+ आयन नहीं छोड़, H3BO3 अपना H+ आयन नहीं छोड़ेगी, बोरॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। फिर क्या करेगा बोरॉन? तो बोरॉन करेगा क्या? अरे बोरॉन अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, बोरॉन अपना खुद का ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, और अपना खुद का ऑक्टेट पूरा करने के लिए बोरॉन करेगा क्या? देखो ना, इन दोनों में H+ आयन OH- में इलेक्ट्रॉन रिच कौन है? H+ आयन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कम हो गए। इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा है? OH के पास। ये यहाँ बोरॉन का इलेक्ट्रॉन, बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, ये OH इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच जाके इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से जुड़ जाएगा, रिच जाके डेफिशिएंट से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अब जब ये वाला ये OH जाकर के, ये OH जाके इससे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे OH 3 है, एक और हो गया 4 हो जाएगा, बनेगा ये BOH टू द होल 4, और यहाँ एक माइनस चार्ज आ जाएगा। अब मुझे बताइए, ये एसिड तो है लेकिन H+ आयन देने वाला एसिड नहीं है, OH आयन लेने वाला एसिड है। इसने H+ आयन दिए एक भी नहीं, क्योंकि ऑक्टेट अधूरा था। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसने OH वाटर से एक OH आयन ले लिया। तो देखिए लिखा था ना, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन, नंबर ऑफ एक्सेप्टेबल OH आयन। तो बोरॉन ने OH आयन एक्सेप्ट किया और बोरॉन ने एक OH आयन एक्सेप्ट किया, इसलिए इसका आयन फैक्टर भी 1 होगा। बोरॉन ने एक OH आयन एक्सेप्ट किया, एक बोरॉन ने, एक मॉलिक्यूल ने एक बोरॉन एक OH लिया, यहाँ 3 OH थे 4 हो गए, एक ही OH एक्सेप्ट किया, तो नंबर ऑफ एक्सेप्टेबल OH आयन कितने हो गए? 1, तो इसका आयन फैक्टर 1 हो गया। देख लो इसको, फिर समझ लो इसको, अपने 3 OH थे, ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक OH और जोड़ लिया। अपने 3 OH थे, ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक OH और जोड़ दिया। बोलिए आर्यन। सर एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर। क्या बोला सर? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा ना। कौन सा पार्ट? ये बी? हाँ सर, ए वाला भी थोड़ा सा। अरे सर ए में हम क्या कर रहे हैं, हम बोरिक नेट, अरे जिनका नेट धीमे चल रहा है उनको लिंक शेयर करेंगे, वो लोग वीडियो भी एक बार देख सकते, दिन में जब फ्री हो देख लीजिएगा, ठीक है? शाम से पहले देख लीजिए, लेकिन मतलब 12-1 बजे से पहले। तो कुछ छूट जाए तो उस वीडियो को देख करके आप रिव्यू कर सकते हैं, कुछ कम समझ में आया, कुछ आपका छूट गया, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, कुछ ब्लर हो गया, तो इसलिए नेटवर्क रिकॉर्डिंग वाला एक प्लान लिया था हमने वहां से, ठीक है? हाँ जी, तो आइए फिर बात करते हैं, क्या हम जो आया बेटा समझो, हम बोरिक एसिड जो कि H3BO3 इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर ये है, ऐसा लगता है यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो कैन फैक्टर 3 होना चाहिए, लेकिन 3 नहीं होता, 1। क्यों? क्योंकि 3 हाइड्रोजन में कोई भी निकलने को तैयार नहीं है। कि निकलने को तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें बोरॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। जब ऑक्टेट ही पूरा नहीं तो H+ अपना ही पेट भरा नहीं है तो सामने वाले को खाना नहीं दे सकता। उसी प्रकार से खुद ही का ऑक्टेट पूरा नहीं तो किसी और को H+ आयन नहीं देगा, इससे H+ आयन नहीं निकलेगा। जब H+ आयन नहीं निकलेगा फिर क्या होगा? जब H+ आयन नहीं निकलेगा फिर होगा क्या? फिर होगा ये कि ये अपने BOH का होल थ्राइस से अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, BOH का होल थ्राइस से अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये पानी में जाएगा, पानी के OH को ले लेगा और खुद
ऑक्टेट पूरा करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो यहां से यहां जाने में क्या हुआ, इसने इस यहां से जाने पे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए यहाँ 3 OH थे, एक OH और ले लिया तो 4 OH हो गए। तो 3 से 4 किया, एक OH एक्सेप्ट किया, तो नंबर ऑफ एक्सेप्टेबल OH आयन कितना हो गया 1, तो इसका एन फैक्टर 1 हो गया। ठीक है, तो इसका एन फैक्टर 1 है, ध्यान रखना एन फैक्टर 1 माना जाएगा। और एक चीज और, अगर OH जाके इससे जुड़ गया तो H प्लस आयन तो अलग हो गया ना, ये OH जाके इससे जुड़ गया तो H प्लस आयन अलग हो गया, क्लियर। और H प्लस आयन अगर अलग हो गया तो आप एक चीज और बोल सकते हो, ऐसा लगता है अब खुद तो H प्लस आयन नहीं दे सकते, पानी से रिएक्ट करके क्या कर रहा है, पानी के OH को जोड़ रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, OH तो ले लिया लेकिन साथ में क्या हुआ, पानी का OH अगर इससे जुड़ गया तो H प्लस आयन सोल्यूशन में आ गया ना। तो ऐसा लगता है कि पानी से रिएक्ट करके एक H प्लस आयन बना रहा है, तो इसका एन फैक्टर सोचने का तरीका और भी हो सकता है। एक तो ये कितने OH लिए हो गया, अभी क्या है कि ये पानी से रिएक्ट करके एक H प्लस आयन बना रहा है, तो अभी इसका एन फैक्टर 1। तो H3BO3 बोरिक एसिड, याद रखना, लगता है 3 होता है 1, लगता है 3 होता है 1, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। एन फैक्टर 3 लगता होता 1, क्यों 3 H दिख रहे हैं, तीनों H O से जुड़े हैं, यही तो बताया था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़े हो, लेकिन नहीं सर ये तीनों के तीनों एसिडिक H नहीं है, तीनों के तीनों एसिडिक H नहीं है, राइट। सबको बात समझ में आ गई अच्छे से। एन फैक्टर कहानी यहीं रोकेंगे। जिन लोगों की क्लास शुरू हो जाते हैं स्कूल के 7:30 बजे या 7:15 बजे, वो लोग मैं लिंक भेजूंगा, बाकी आधे घंटे का रिकॉर्डिंग जब दिन में फ्री हो, बस 1 बजे से आसपास, 1 बजे से पहले देख लीजिएगा, ताकि उनका भी कुछ छूटे नहीं, ठीक है। क्योंकि कई जगह स्कूल शुरू हो गए हैं तो वो लोग थोड़ा इसका फायदा उठाएंगे, ठीक है ना। क्लास नहीं छोड़ना और सीवी पे नहीं छोड़ना, कुछ भी छूट गया रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और जिनको मैंने बोला है वो क्लास के बाद मेरे को फोन करेंगे, एक आदित्य कुमार भी फोन करेंगे, ठीक है ना। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कौन बोला, क्या बोले बेटा? ठीक है बेटा, ठीक है।